साथ निभाने के लिए कुछ मैंने अपने आप को बदला था, कुछ वो खुद बदल चुकी थी। दूसरे लफ्जों में छोटी मछली मेरे पेट में हजम हो चुकी थी, लेकिन जब वो हजम हो चुकी थी एक बड़ी मछली मुझे खाने के लिए पहुंच गई। ये ईसा जान था। ये कुछ 7 महीने पहले की बात है। पेशावर पुलिस ईसा जान के पीछे लगी हुई थी। वो पुलिस को चकमा देकर क्रम एजेंसी में घुस जाना चाहता था, लेकिन कोई पेश नहीं चल रही थी। एक रात वो पनाह हासिल करने के लिए मेरे पास शेखुपुरा चला आया। मैं ईसा जान जैसे जहरीले सांप को अपनी छत तले पनाह देना नहीं चाहता था, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। जुर्म की दुनिया में रहकर ईसा जान से दुश्मनी मोल लेना शायद कोई पागल भी पसंद न करे। वो मेरे दरवाजे पर आ गया था, तो अब उसे पनाह देना जरूरी था। ईसा तकरीबन 1 माह मेरे घर के मर्दाने में ठहरा रहा। उसके 1 महीने के 30 दिनों में एक मनहूस दिन वो भी था जब उसने मेरी बीवी नबीला की झलक देखी और अपनी आदत के मुताबिक बदनीति को दिल में जगा दे ली। 1 महीने बाद जब वो मेरे घर से रुखसत हुआ तो मुझसे मिलकर नहीं गया, ना मेरी मेजबानी का शुक्रिया अदा किया और ना मेरी उन कोशिशों की तारीफ की जो मैंने पुलिस को उससे दूर रखने के लिए की थी। वो ये सब कुछ करता भी कैसे? मेरी बीवी उसके साथ थी। वो उसे अगवा करके ले जा रहा था। मालिक मोहम्मद की आंखों में फिर आंसू चमकने लगे। नया सिगरेट सुलगा कर कहने लगा, मैं उस रोज तारीख पर लाहौर गया हुआ था। शाम को वापस आया तो दुनिया ही बदली हुई थी। ईसा जान गायब था और उसके साथ साथ नबीला भी। बच्चे रो रो कर हलकान हो रहे थे। घर के मुलाजमों ने मुझे बावर्ची खाना दिखाया। यहाँ फर्श पर दूध फैला हुआ था, बर्तन टूटे हुए थे और नबीला की एक जूती बड़ी थी। किसी को यह पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी कि इस घर में कौन सी कयामत गुजर गई थी। कुछ रोज बाद ईसा जान का लिखा हुआ एक खत मुझे मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, तुम्हारी मेजबानी का बहुत शुक्रिया। इसका बदला फिर कभी चुका दूंगा, भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं भूलता कुछ नहीं। उसका सबूत ये औरत है जो मैं तुम्हारे डेरे से अपने साथ ले आया हूँ। 15 बरस पहले तुम्हारी ही बरादरी के हशमत अली लखू ने एक बंदा कत्ल करके टिब्बी रख सरकार में बना ली थी और वापस जाते हुए एक औरत को अपने साथ ले गया था। उसका नाम इरशाद था और वो रिश्ते में मेरी फूफी थी। मेरे ख्याल में अब अपनी घरवाली का गम तुम्हें ज्यादा नहीं सताएगा। वैसे भी ये खूबसूरत औरतें तो होती ही अगवा वगैरह होने के लिए ही। मर्द बच्चे ऐसी बातों पर दिल नहीं लगाते। बाकी तुम्हारी मेजबानी का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अगले 1 माह में मैंने नबीला तक पहुंचने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन नाकाम रहा। ईसा जान उसे लेकर कबायली इलाके की भूल भलियों में गुम हो चुका था। ईसा जान ने नबीला के साथ क्या सलूक किया होगा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। वो औरत से मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत अजीब व गरीब होती है। जिसे चाहता है उसे हवस की जुबान से चाट कर खत्म कर देता है। लोग जानते हैं कि 6 माह उसके पास रहने वाली नौजवान लड़की 40 साल की अधेड़ उम्र नजर आने लगती है। उसने नबीला को भी खत्म कर दिया। एक रोज वो उसके पंजाए हवस से फरार होने की कोशिश में एक पत्थर से लुढ़की और सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में जा गिरी। उस सानी की इतला मुझे ईसा जान के एक साथी ने दी थी। वो नबीला के अंजाम से इस कदर दुखी था कि वाकया बयान करते हुए रो पड़ा। उसने मुझे ईसा जान के ठिकाने से भी आगाह कर दिया था। वो करम एजेंसी में टल और पारा चिनार के दरमियान एक पहाड़ी इलाके में डेरा डाले हुए था। उसकी बातों से मुझे ये भी पता चला कि सरहद पार का बदनाम कातिल शंकर ईसा जान के डेरे पर आता है। मैं और मेरा दोस्त सोना गुजरावाला उस वक्त कोहाट में थे। एक रात हम मुसल्ला होकर ईसा जान के डेरे की तरफ रवाना हो गए, लेकिन ईसा तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते ही में हमारी मुठभेड़ ईसा जान के आदमियों से हो गई। को 1 घंटे तक जबरदस्त गोली चली। 2 आदमी उनके मारे गए और 2 हमारे। मेरी टांग में भी माउजर की गोली लगी। मैं 2 हफ्ते पेशावर के एक प्राइवेट अस्पताल में रहा, फिर शेखुपुरा वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद किया और पूरे 8 पहर सोच विचार में मसरूफ रहा। मेरे सामने अब 2 रास्ते थे, एक इंतकाम का और दूसरा अपने बच्चों की परवरिश का। पहले रास्ते पर चलना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही रास्तों पर चलते गुजरी थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि दुश्मनी और इंतकाम की इस आग को जितना फैलाऊंगा फैलती चली जाएगी। मेरी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी, उनका मुस्तकबिल, सब कुछ दाव पर लगा रहेगा और उसके बदले हासिल कुछ नहीं होगा। शायद मरने वाली मेरे अंदर शराफत और नेकी का जो बीज बोती रही थी वो चुपके चुपके बड़ा होकर दरख्त बन गया था। जो फैसला मैं करना चाहता था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कर लिया। मैंने अपने दिल के साथ अहद किया कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करूंगा। बाकी सारे काम छोड़कर सारे खाते बंद कर दूंगा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैंने खुद को आहिस्ता आहिस्ता बदलने के बजाय एकदम बदला। एक ही दिन में वो हर काम छोड़ दिया जिससे मरने वाले मना किया करती थी, और वो सारी जिम्मेदारियां संभाल ली जो बेआसरा बच्चों के बाप को संभालनी चाहिए थी। नबीला को खोकर मुझे एहसास हुआ कि बिन माँ के बच्चों और बिन बीवी के शोहर का क्या हाल होता है। 1 महीने में मैंने वो 2 अजाब सहे जिनका तसव्वुर भी न किया था।
रोते भिलकते बच्चे माँ को पुकारते थे तो मेरे जिस्म की बुनियादें हिल जाती थी। मैं रात रात भर उन्हें लेकर घूमता था और अपनी किस्मत को रोता था। अपने घर की बर्बादी का मजा चखा तो एक और शख्स की तकलीफ का एहसास भी हुआ, वही शख्स जिसे मैंने 5 बरस कबल बर्बाद किया था। नबीला का पहला शोर मुश्ताक मोहम्मद, वो भी तो एक बच्चे का बाप था। न जाने उस पर और उस बच्चे पर क्या बीती थी। ये सवाल तीर बंद कर मेरे जहन में पवस्त हो गया। दिल में दर्द जागा तो इर्द गिर्द की दुनिया पतली पतली नजर आने लगी। मैं मुश्ताक और उसके बेटे को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। सुराग लगाते लगाते आखिरकार मैं लाहौर की मजाफाती बस्ती गुरु मांगट पहुंचा। मुश्ताक मोहम्मद से आमना सामना हुआ। मुझे सामने पाकर वो चीखा चिल्लाया, ना मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की, ना मेरे गिरबान पकड़ा, बस खामोश लेटा रहा मनुमट्टी के नीचे। वो एक कब्रिस्तान का मकीन था। उसे मरे हुए 3 साल होने को आए थे। बीवी की जुदाई का जख्म खाकर उसने कसरत से शराब नोशी शुरू कर दी थी। उसके फेफड़े खराब हो गए, यहाँ तक कि उसे गुलाब देवी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। नौकरी वोकरी सब छूट चुकी थी। फाकों का सामना था। बच्चा एक खुदा तरस मोहल्लेदार के घर में पल रहा था। मुश्ताक टीबी में मुब्तला था। अस्पताल के वार्ड में कैदी की तरह रहता था। बच्चे को उससे दूर रखा जाता था और बच्चे में उसकी चांद थी। एक रात जज्बा पिदरे ने जोश मारा। वो सब रुकावटें तोड़कर बच्चे से मिलने निकल खड़ा हुआ। अस्पताल के अमले ने उसे रोकना चाहा, वो उनसे उलझ पड़ा, फिर जबरदस्ती भाग खड़ा हुआ। अस्पताल से बाहर सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां था। वो अपनी नीम जान टांगों से सड़क पर आया तो उस ट्रैफिक की तेज रफ्तारी का अंदाजा न कर सका। उसकी सुगड़ी सिमटी जिंदगी एक लंबी चौड़ी कार के नीचे आकर कुचली गई। नबीला का पहला बच्चा यतीम हो गया और यतीम का असल ठिकाना तो यतीम खाना ही होता है। 5 साल की उम्र में यूसुफ यतीम खाने पहुंच गया। अब पिछले 2 बरस से वो वहीं रह रहा था। मैं तलाश करता हुआ उस तक पहुंचा और उसे अपने साथ यहाँ शेखुपुर ले आया। अगर तुम मेरे घर गए हो तो तुमने तीखे नकूश वाले एक गोरे चिट्टे लड़के को देखा होगा। मैंने असबात में सर हिलाया। मालिक मोहम्मद बोला, वही यूसुफ है। मैं उसे अपने साथ लेकर आया तो सबको यही बताया कि वो मेरा बेटा है। कभी कभी जज्बात में इंसान से गलती हो जाती है। यहाँ शेखुपुरा में किसी को मेरे आगे पीछे का पता नहीं था। मेरा ख्याल था कि मैं दूसरों को यकीन दिलाने में कामयाब रहूंगा कि यूसुफ मेरा और नबीला का खून है और इस तरह मेरे घर में उसे हमेशा एक मकाम हासिल रहेगा। लेकिन वो जो कहते हैं कि ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं, मेरी बात का भरम भी नहीं रह सका। लड़के का रंग रूप देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं। यहीं पर बस नहीं हुई, अड़ोस पड़ोस वालों ने अपने शक का सहारा लेकर मेरी बीवी पर तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कहा गया कि यूसुफ मेरे घर पर किसी गुनाह की निशानी है। यूं हालात ने वो रुख इख्तियार कर लिया जिसके मुतालिक मैंने सोचा तक नहीं था। चेहरे पर दर्द का तासर लिए मालिक मोहम्मद ने खजूर की चटाई पर पहलू बदला और उसके होंठों से स्कारी निकल गई। टखने की चोट ठंडी होकर तकलीफ दे रही थी। उसका चेहरा देखकर अंदाजा हो रहा था कि उसका दिल जिस्मानी तकलीफ के अलावा रूहानी कर्ब से भी लबालब भरा है। अब ये पैमाना चलक रहा है और अपनी दास्तान गम खुद ब खुद मालिक मोहम्मद के होंठों से फिसलती चली जा रही है। वो मुसलसल बोलना चाहता था और सीने का हर जख्म मेरे सामने खोल देना चाहता था। कहने लगा, यकीनन तुम हैरान होगे कि लोगों को मेरे खिलाफ बातें बनाने की जुरात क्यों कर हुई और मुझ जैसा जोरावर बाअसर शख्स ये सब कुछ सुनकर भी खामोश क्यों रहा। उसने 8-10 जुबान दराजों को टुकड़े करके दफन क्यों नहीं कर दिया। बात फिर वहीं आ जाती है दोस्त। मैं उस राह को छोड़ चुका हूं और उस पर दोबारा कदम रखना नहीं चाहता। और मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि एक बदमाश के लिए बदमाशी छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मौत तो एक ही बार आती है, लेकिन गर्दन उठाकर चलने वाले को गर्दन झुकाकर चलना पड़े तो वो दिन में कई बार मरता है। ऊपर वाले ने बड़े से बड़े गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन नीचे वाले जिसे एक बार नसरों से गिराते हैं फिर संभलने का मौका नहीं देते, बिल्कुल पत्थर हो जाते हैं। आजकल मैं ऐसे ही पत्थरों से टकरा कर लहू लुहान हो रहा हूँ। अब ये मौलवी हनीफ वाला केस देख लो। जब तक मैं बदमाश था किसी में इतनी जुर्रात नहीं थी कि मुझे उस नाम नेहाद केस में उलझाता। मेरे मुखालफों ने मुझसे सौदेबाजी करने के लिए ये टंटा खड़ा किया था। खुद इलाका इंचार्ज ने कहा था कि खामखा पुलिस का वक्त जाया किया जा रहा है। अब उसी बदमाशी की दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ तो पुलिस वाले सारे भूले बिसरे कानूनी तकाजे याद आने लगे हैं। पुलिस तो रही एक तरफ, 2-2 बालिश के बदमाश और दूध के दांतों वाले गुंडे मेरे मुंह को आते हैं। उन्हें सब बातें बनाना और बाजारों में बाजू फैलाकर चलना आ गया है। उनमें से कुछ तो ऐसे शोधे भी हैं कि कुछ न पूछो। उनका कहना तो है कि मालिक मोहम्मद जितना झुकता है उसे झुकाते चले जाओ, कि पांव तले रोंद रोंद कर मिट्टी में मिला दो। पहले वो सिर्फ बातें बनाते थे, अब बाकायदा नारेबाजी शुरू कर दी है। पिछले एतवार रात को कोई मेरे घर की दीवार पर नंगी गालियां लिख गया था। मैंने उन पर सफेदी फिरवा दी। परसों फिर यही हरकत दोहराई गई। बड़ी बेहयाई से मेरी बीवी बच्चों पर गंद उछाला गया।
यूं लगता है वो लोग मुझ पर वापसी का हर रास्ता बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन मैंने तहैया किया हुआ है कि उनके बहकावे में नहीं आऊंगा। पिछले 4-5 महीनों में आजाब सह सह कर जो कुछ हासिल किया उसे गंवाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत होगी। मैंने ये घर छोड़ने का इरादा कर लिया है, बल्कि एक दूसरी जगह रहाइश का इंतजाम भी कर चुका हूँ। आज जो कुछ हुआ है ना होता तो शायद 3-4 रोज तक मैं पुलिस के लिए एक लापता शख्स होता। मालिक मोहम्मद की कहानी असर अंगेज थी। इंसान बेअजीब गोरख धंधा है। कोई शख्स बरसों में नहीं पहचाना जाता और किसी के अंदर झांकने के लिए चंद लम्हे काफी होते हैं। मुझे यूं लगा कि मालिक मोहम्मद के माथे पर उभरता हुआ मध्यम मेहराब एक सुराख है। मैं उस सुराख के रास्ते मालिक मोहम्मद के आर पार देख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे के आर पार देखा जाता है। मालिक मोहम्मद की दास्तान गम का बेशतर हिस्सा शुबे से बाला तर नजर आता था। उसने ठीक कहा था, खुशकी और तरी के शब रोज एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों जगह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। बहरहाल इस गुफ्तगू के दौरान हम असल मौजू से काफी हट गए थे, यानी शंकर शिकरा का जिक्र खैर बहुत पीछे रह गया था। मैंने मालिक मोहम्मद को बाइसगी वापस लाइन पर चढ़ाते हुए कहा, तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे शनासा ईसा जान से हमें शंकर का सुराग मिल सकता है? मालिक मोहम्मद बोला, ये मेरा ख्याल नहीं हकीकत है। शंकर के सिलसिले में अगर कोई वाकई पुलिस की सुराग रसानी करवा सकता है तो वो ईसा जान है। चाहे तुम समझो कि मैं अपनी दुश्मनी चुकाने के लिए पुलिस को ईसा जान के पीछे लगा रहा हूँ, या मुमकिन है तुम इस सारे बयान को ही झूठ का पलंदा समझो। मैं इसके सिवा और कुछ कहना नहीं चाहता कि मैं सच बोल रहा हूँ। ईसा जान के अपने किरदार को पहुंचा तो मेरा कलेजा जरूर ठंडा होगा, लेकिन अपना कलेजा ठंडा करना मेरा असल मकसद नहीं। मेरी जिंदगी का रुख बदला है तो बहुत सी चीजें जो पहले नजर नहीं आती थी अब नजर आने लगी हैं। ये चाहता है कि ये बस्तियां, ये गली कोचे ईसा जान और शंकर जैसे मुजरमों से पाक हों, ताकि मेरे बच्चों के साथ साथ मुल्क के हर बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो सके। मैं शंकर के बारे में तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ पूरी दयानतदारी से बता रहा हूँ। सरहद पार करने के बाद शंकर ने सबसे पहले जिस शख्स से राब्ता किया वो ईसा जान ही था। अब तक वो ईसा जान के डेरे पर ही रहा है और बहुत मुमकिन है कि इस वक्त भी जब हम ये बातें कर रहे हैं वो ईसा जान के किसी डेरे पर दादे ऐश दे रहा हो। मैं बहुत तेजी के साथ एक फैसला कर चुका था। मैंने सरकारी राइफल एक तरफ रखते हुए कहा, ठीक है मालिक मोहम्मद, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम शंकर की गिरफ्तारी में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें साथ दिए बगैर चला जाऊंगा। वो बोला, मैं इस सिलसिले में जिस तरह की मदद कर सकता हूँ तुम्हें बता चुका हूँ। ईसा जान का नाम तो तुमने सुन ही लिया है और ये भी बता चुका हूँ कि वो टल से आगे करम एजेंसी के इलाके में रुपोश है। कोई बड़ा जुर्म करने के बाद वो इसी तरह रुपोश हो जाता है और फिर महीनों तक अपने डेरे से नहीं निकलता। अब उसके डेरे की निशानदेही रह जाती है। निशानदेही से ये मतलब नहीं कि मैं किसी जगह उंगली रखकर तुम्हें बता दूंगा कि ईसा जान यहाँ रहता है। वो इलाका इस तरह का है कि उंगली रखकर निशानदेही की ही नहीं जा सकती। तुम वहां जाओगे तो खुद अंदाजा कर लोगे। हमारे पटवार की तरह कटी फटी बेआबाद पहाड़ियां हैं। बंदा उस इलाके के पेट में घुसता है तो चकरा कर रह जाता है। मेरे पास हाथ से तैयार किया हुआ एक नक्शा है। अगर तुम मुझ पर एतमाद कर सको तो मैं 2 रोज बाद ये नक्शा तुम्हारे दिए हुए पते पर पहुंचा दूंगा। दूसरी सूरत में मैं यही जमीन में लकीर खींचकर तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन यह बता दूं कि उस कागज पर बने खाके से तुम्हें ज्यादा मदद मिलेगी। मैंने कहा, मालिक मोहम्मद, जब एक बार एतबार कर लिया तो फिर कर लिया। अब बेएतबारी वाली कोई बात नहीं, जिस तरह बेहतर समझते हो कर लो। उसकी पेशानी पर शिकने नुमदार हुई। बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यहां भी समझा देता हूं, बाद में डाक से खाके भी भेज दूंगा। दीवार का सहारा लेकर वो सीधा बैठ गया। मैंने चर्मी जैकेट की जेब से बाल पेन निकाला। मालिक मोहम्मद ने सिगरेट का खाली पैकेट फाड़कर उसे गत्ते की शक्ल दे दी। वो चंद लम्हे आंखें बंद करके सोचता रहा, फिर झुककर पैकेट के गत्ते पर लकीरें खींचने लगा। मैं दोपहर कोई 3 बजे मालिक मोहम्मद से फारिग होकर वापस पिजारो वाली जगह पर पहुंचा। अब वहां नजीर मोहम्मद नहीं था। वो इतनी देर इंतजार कर भी कैसे सकता था? यकीनी बात थी कि मुझ पर 2 हर्फ भेजकर वापस कस्बा जा चुका था। मैं भी एक नजर जीप का जायजा लेकर वापस रवाना हो गया। 2-2.5 मील चलने के बाद मुझे एक खच्चर की लिफ्ट मिल गई। खच्चर वाला मेरे असले और चर्मी जैकेट से काफी मरूब नजर आता था। उसने बड़े ही खुशामदी लहजे में मुझे खच्चर सवारी की दावत दी। यूं लगा वो मुझे अपने तमाम के तमाम यानी 4 खच्चरों पर एक साथ सवार करवाना चाहता है। बहरतौर मुझे एक ही पर बैठना था और मैं बैठ गया, लेकिन ये सवारी बाद बहारी ज्यादा देर मेरे नसीब में नहीं थी। जल्द ही सामने से पुलिस कार की उड़ाती हुई धूल नजर आने लगी। चंद लम्हे बाद पुलिस कार भी आंखों के सामने थी। अंदर से बरकत साहब की सुर्ख आंखें पूरी कहरनाकी से मुझे घूर रही थी। वो गर्जे, ओए लंबू, और कहाँ मर गया था तू? तेरे बाप के नौकर हैं, हम 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मैंने चेहरे से खालिस फातिहाना शर्मिंदगी जाहिर की। इस मौके के लिए एक बहाना मैं पहले से कर चुका था। खच्चर से कूदकर मैंने कटाक से सल्यूट किया और कहा, वेरी सॉरी सर, मैं जीप के लिए मैकेनिक ढूंढने निकल गया था। बरकत साहब का पारा 7वें आसमान को छू गया था। ओए और भूतनी दे, यहाँ जंगल में तेरे किस मामे ने ऑटो वर्कशॉप खोल रखी है? मैंने कहा, जनाब वर्कशॉप तो नहीं, इधर सरकंडों के पार वही नाले से ट्रैक्टर ट्राली वाले रेत निकालने आते हैं। एक राहगीर ने बताया था कि उनमें कई एक बड़े पहुंचे हुए मैकेनिक होते हैं। मैंने सोचा चलो किस्मत आजमाई करते हैं, शायद काम बन जाए। वहां गया तो खच्चरों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। वापसी पर एक जगह रास्ता भी भूल गया, उस चक्कर में देर हो गई।
एसपी बरकत ने दांत पीस कर कहा, मेरा तो ख्याल है पुलिस लाइन में भी तू रास्ता भूल कर ही आया है। चल खां जरा वापस, मैं तेरा भोलेपन निकालता हूँ अच्छी तरह। उस फिक्रे में चंद शानदार गालियां भी मुनासिब जगहों पर नगीनों की तरह फिट की गई थी, जिन्हें मैं यहाँ कोट नहीं कर रहा। सहमने की एक्टिंग करता हुआ मैं पुलिस कार में बैठ गया। 15 मिनट में हम वापस कस्बे में पहुंच गए। सर्दियों की शाम तेजी से पर फैला रही थी। बरकत साहब ने मालिक मोहम्मद के घर को ही आरजी थाने की शक्ल दे दी थी। तकरीबन 1 दर्जन अफराद तफ्तीश में बैठे हुए थे। उनमें से चंद एक की चतरोल भी हो चुकी थी। पजारो जीप के सवार एक अलहदा कमरे में बंद किए गए थे। इंस्पेक्टर बाजरा उनसे मुसलसल पूछगिछ कर रहा था। उनमें से जख्मी ड्राइवर तुसीफ अहमद ने काफी मार खाई थी और एसपी बरकत को यह जोम था कि उन्होंने तुसीफ से बहुत कुछ बकवा लिया था। तुसीफ ने तस्लीम किया था कि आज अलसुबह मालिक मोहम्मद को अपने साथ लेकर लाहौर गया था। बाकी तीनों अफराद भी उसके साथ थे। मालिक मोहम्मद को लाहौर में किसी मकान का बयाना देना था। मालिक मोहम्मद के कहने पर उन्होंने उसे रॉयल पार्क में उतार दिया था। उस वक्त सुबह के 5 बजे थे। मालिक मोहम्मद ने कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में आ जाएगा, अगर ना आया तो वापस चले जाएंगे। 7:30 तक इंतजार के बावजूद मालिक मोहम्मद नहीं आया तो वापस शेखुपुरा आ गए। मैं जानता था ड्राइवर तुसीफ का यह बयान जुज़वी तौर पर दुरुस्त थे। मालिक मोहम्मद उनके साथ मकान का बयाना देने ही गया था और ऐन मुमकिन है कि वो रॉयल पार्क ही पहुंचा हो, लेकिन वहां से उसके मुहाफिज तनहा वापस नहीं आए थे। मालिक मोहम्मद उनके साथ था। बाद अज़ां वो पुलिस के ताक़ुब के दौरान जीप से कूदा था। एसपी साहब तुसीफ के बयान पर बहुत तकिया कर रहे थे। उन्होंने वायरलेस पर लाहौर हेडक्वार्टर से रब्ता कायम किया और मालिक मोहम्मद की तलाश के अहकाम जारी कर दिए थे। खुद वो कस्बे में रहकर मुलजिम का इंतजाम करना चाहते थे। उनका नुक्ता नजर यह था कि वो जहां भी है आएगा तो घर ही। कस्बे में कर्फ्यू की सी हालत थी, किसी को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। कस्बे के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर हमारी ड्यूटियां लगा दी गई थी और रात भर आंखें खोलकर पहरा देने का हुक्म सातर हुआ। उस हुक्म पर अमल करना कम अज कम मेरे लिए तो मुमकिन नहीं था। कस्बे से बाहर एक ट्यूबवेल से मुल्हिका कोठरी में मैं रात भर लिहाफ ओढ़कर चैन से सोया, बल्कि अपने साथी नजीर मोहम्मद की ड्यूटी भी मैंने दी। मैंने उसे कहा कि वो सो जाए और फिर खुद भी सो गया। जब मालिक मोहम्मद को यहाँ आना ही नहीं था तो उसके इंतजार से क्या हासिल था। अगले रोज सुबह 8 बजे हम उस नाकाम छापे के बाद लाहौर वापस रवाना हो गए। उसी रोज शाम को मैं अकेले ही साहिब साहब से मिला और उन्हें अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। मेरी रिपोर्ट यकीनन अहम और चौंका देने वाली थी। उससे खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि आगाज ही में मुझे एक नाहित अहम कामयाबी हासिल हो गई थी। हो सकता है इसमें कुछ अमल दखल मेरे जज्बे का भी रहा हो। दतिया गली के मेडिकल स्टोर में शंकर शिकरा को देखने के बाद मेरे अंदर एक तूफान जाग उठा था। हालांकि उस वक्त मैं बेहद गैर यकीनी हालात से गुजर रहा था। साहिब साहब से राब्ता दरकरार सामना तक नहीं हुआ था। अंजुम अल-फरदौस के कमरे में बेजारों मददगार पड़ी थी और मेरी बहन मेरी जिंदगी जागीरदार की मुट्ठी में थी। लेकिन चंद लम्हों के लिए मैं सब कुछ भूल गया था और मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह गई थी, मैं शंकर को जा लूं और जहां पाऊं वहीं कुचल कर जमीन में काट दूं। उस शैतान हिब्ने शैतान के लिए मेरे दिल में नफरत का समंदर हल्कोर लेता था। यह वतन मेरा घर था और इस घर में एक इंतहाई नजस जानवर घुस आया था। मैं उसका किस्सा पाक किए बगैर चैन से कैसे सो सकता था। उसी जज्बे के तहत मैंने साहिब साहब की आवाज पर कान धरे थे और जब उन्होंने मेरी बहन और अंजुम को तहफ्फुज़ फराहम कर दिया तो मैं उनकी आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार हो गया था। साहिब साहब ने सिगार का तवील कश लेते हुए कहा, फिर अब क्या राय है? हम शादमान कॉलोनी वाले मकान में बैठे थे। अंजुम और शुफ्ता के बाद अब मैं उस बंगले का तनहा मकीन था। मैंने कहा, इरादे तो आपके होंगे, मुझे तो सिर्फ तामील करना है। वो बोले, हम सब तामील करने वाले हैं सिवाय बरकत साहब के। मैंने मुस्कुरा के कहा। वो बोले, बंदा गर्म मिजाज का है लेकिन नाअहल नहीं है, बड़ी खूबियों का मालिक है, तुम साथ रहोगे तो पता चलेगा। मैंने कहा, वैसे मुझे तो अभी तक उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई। जहां तक गर्म मिजाजी की बात है, मेरा ख्याल है ऐसे अफीसर मतहतों को हर वक्त अलर्ट रखते हैं। मैंने मालिक मोहम्मद से जो खाका हासिल किया था वो साहिब साहब के सामने मेज पर रख दिया। वो बड़े गौर से देखते हुए बोले, टल और पारा चिनार के दरमियान है ये जगह, काफी वीरान इलाका है, ऊंची नीची घाटियों का सिलसिला है, अनजान शख्स मुलजिम की तलाश में खुद गुम हो सकता है। मेरे जहन में सदा के एक सूबेदार का नाम आ रहा है। क्या भला सा नाम था उसका, मरजान खान। अगर ये शख्स सदा में ही है तो हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। मैं आज उसका पता करवाता हूँ। मैंने कहा, हमें जल्द अज जल्द रवाना होना होगा। एक तरह से हम वाकयात को हरकत देने वाली डोर खींच चुके हैं। मालिक मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए मारा जाने वाला छापा सारे मुतलका अफराद को होशियार कर चुका होगा। मुमकिन है करम एजेंसी में ईसा जान भी ठिकाना तब्दील कर ले। साहिब साहब ने मेरी बात से इत्तफाक किया। उन्होंने बहुत कम वक्त में इंतजाम कर लिया। सिर्फ 3 रोज बाद हम टल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक साहिब साहब ने यह बात किसी पर नहीं खुलने दी थी कि मालिक मोहम्मद से मेरी मुलाकात हो चुकी है और उसकी निशानदेही पर इतने वसूख के साथ छापा मार पार्टी करम एजेंसी रवाना की जा रही है। मालिक मोहम्मद की रहायशगाह से पैरा हटा लिया गया था और मुझे यकीन था कि मौका मिलते ही वो अपने बच्चों को वहां से निकाल ले जाएगा। वो कहाँ जाएगा मुझे कुछ मालूम नहीं था और ना ही मैं मालूम करना चाहता था।
वो डाक के जरिए मुझे मतलूबा पर्चा रवाना कर चुका था और अब हमें एक दूसरे से कुछ लेना देना भी नहीं था। मालिक मोहम्मद ने ठीक ही कहा था। डाक के जरिए उसने जो पोशीदा पर्चा मुझे अरसाल किया वो पहले खाके से कहीं ज्यादा वाज़ेह और तफसीली था। कल रवानगी से चंद घंटे पहले मैं शुफ्ता से मिलने साहिब साहब की कोठी पहुंचा। शुफ्ता सख्त परेशान थी। उसे यह भनक पड़ चुकी थी कि मैं पुलिस की छापामार टीम के साथ शंकर की तलाश में जा रहा हूं। वो शंकर के बारे में सब कुछ जानती थी। उसकी दरिंदगी, शैतानियत और अयारी कुछ भी शुफ्ता से पोशीदा नहीं था। बड़ी बाखबर और सियानी थी मेरी बहन। यतीमी की गोद में परवरिश पाई थी ना। 4 साल पहले शुफ्ता ने मुझे गिरफ्तारी पेश करने पर आमादा किया था तो उसकी एक वजह शंकर भी था। वो मुझे उस दुश्मन जान से दूर कर देना चाहती थी, लेकिन आज एक बार फिर मैं उन्हीं रास्तों पर भागने की तैयारी कर रहा था। दुश्मनी की उसी आग की तरफ लपक रहा था जिसकी हिद्दत ने शब रोज शुफ्ता का लहू सुलगाया था। उसकी परेशानी समझ में आती थी। वो रूठी हुई नन्ही बच्ची की तरह मुझसे निगाहें चुरा कर बैठ गई। मैं देख नहीं रहा था लेकिन जानता था आंसू उसके शफाफ रुखसारों पर फिसल रहे हैं। मैं दिल में उतर जाने वाली उन मासूम आंखों का राजदान था। उनकी हर कैफियत बगैर देखे समझ सकता था। मैंने शुफ्ता के गिर्द अपने बाजू हमाइल करके उसे सीने से लगा लिया। वो सिसकने लगी। मैं जाने के लिए मुड़ा तो उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। कल गजालाबाजी आई थी। मैं ठिठक कर रह गया। क्या कहती थी? एक तहरीरी पैगाम दे गई है आपके लिए। आंसू पूछती हुई हस्बे आदत भाग कर अंदर गई और अलमारी से एक बंद लिफाफा निकाल लाई। मैंने खत निकाला। ये गजाला की तहरीर थी। उसमें अल्फाज के जाविये, कोसें और खतूत कैसे मैं भूल सकता था। यूं लगता था लिखने वाले के जिस्म की सारी दिलकशी हरूफ में ढल गई है। किसी वक्त ये हरूफ मुझे बड़े प्यारे लगते थे। मेरा दिल उन्हें चूमने को चाहता था। ख्वाहिश होती थी हर पेचो खम पर दिल निकाल कर रख दूं। लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी। अब तो उस तहरीर को देखकर सीना सुलग उठा था। गजाला ने लिखा था, मैं जानती हूँ आपके पास मेरे लिए मुआफ़ी के लिए कोई वजह नहीं। मुआफ़ी के अलावा सब कुछ है। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास इल्तिजाओं के सिवा और कुछ नहीं। कभी कभी तो सोचने लगती हूँ काश मैं मुसलमान न होती, खुदा रसूल पर मेरा ईमान न होता। मैं अपने हाथों अपनी जान लेकर आपको बता सकती कि मैं आपको खोकर कितना पछता रही हूँ। खदशा है कि अपने बारे में ज्यादा लिखूंगी तो आप खत पढ़े बगैर फाड़ देंगे, इसलिए आपके बारे में लिख रही हूँ और अपनी बहन शुफ्ता के बारे में लिख रही हूँ। शायद उसी जिक्र के तफैल आप इन चंद जुमलों पर निगाह डालना गवारा कर लें। आजकल कादर जमान की बीवी तरन्नुम मेरे ज़ेर इलाज है। हफ्ते में 1 आध बार कादर जमान से मिलना भी होता है। उस शख्स की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश औलाद है। ये ख्वाहिश तरन्नुम के जरिए पूरी हो रही है, इसलिए वो इन दिनों तरन्नुम पर 1000 जान से फिदा है। उसने तरन्नुम को वो रायतें भी दे रखी हैं जो उससे पहले उसकी किसी बीवी को हासिल नहीं थी। वो अक्सर अकेली मेरे क्लिनिक आ जाती है और तन्हाई में मुझसे गपशप करती है। मेरे जरिए तरन्नुम को आपके और शुफ्ता के मुतल्लक काफ़ी कुछ मालूम हो चुका है। तरन्नुम ने मुझसे वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जागीरदार दुश्मन को माफ़ करने वाला शख्स नहीं। उसने शुफ्ता और अंजुम को सिर्फ मतलब बरारी के लिए रहा किया है। जो ही मतलब निकल जाएगा वो सरापा इंतकाम बन जाएगा। तरन्नुम बहुत खौफजदा है। वो अंदर से बहुत ही साथ बल्कि वहमी है। अब उसे यह नया वहमा लाहक हो गया है कि बच्चे की पैदाइश के बाद कादर जमान ने आपसे ज्यादती की तो इस ज्यादती का बोझ उसके बच्चे पर पड़ेगा। वो चाहती है कि बच्चे की पैदाइश से पहले आप शुफ्ता और अंजुम को लेकर कहीं बहुत दूर निकल जाएं। 3-4 रोज पहले वो अपने अकाउंट से 2 लाख रुपया निकलवा कर ले आई। मेरे सामने ढेर करके कहने लगी, डॉक्टर तुम किसी तरह शाहजहान और दोनों लड़कियों को मुल्क से बाहर भिजवा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो मुसलसल रो रही थी। मैंने उसे मुश्किल तसल्ली तशफी थी और रकम लुटा दी, मगर वो इस शर्त पर वापस गई कि मैं उसके ख्यालात से आपको आगाह करूंगी। मैं आपको टेलीफोन करना चाहती थी लेकिन जानती थी मेरी आवाज़ सुनते ही आप फ़ोन बंद कर देंगे, लिहाजा खत का सहारा ले रही हूँ। खत पढ़ कर ज़ाया कर दें, ज़रूरी ताकीद है। आपकी गज़ाला। साहिब साहब के करिंदे ईसा जान का सुराग लगा चुके थे। वो इन दिनों टल से कुछ फासले पर सदा में तैनात थे। मरजान साहब से साहिब साहब का राब्ता हो गया था और साहिब साहब ने उन्हें हमारी आमद से आगाह कर दिया था। खसादार फोर्स का ताल्लुक पॉलिटिकल एजेंट से होता है। करम एजेंसी में अब उस फोर्स को करम लेवी का नाम दे दिया गया है। उसी रोज शब 10 बजे हम लाहौर से बजरिया कार टल के लिए रवाना हो रहे थे। एसपी साहब को बाय एयर पहले पेशावर पहुंचना था और वहां से टल के लिए रवाना होना था। इंस्पेक्टर बाजवा भी हमारे साथ था। उसके अलावा एक ASI शाहनवाज और 2 हेड कांस्टेबल थे। पार्टी में मेरी शमूलियत पर बरकत साहब ने एक बार फिर नाक मुंह चढ़ाई थी, लेकिन साहिब साहब के सामने उनकी पेश नहीं चली गई थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि बरकत साहब हाजिर दिमाग होने के बावजूद किसी वक्त कोई बात यकलक फरामोश कर देती हैं। यूं महसूस होता था वो वाकया, बात या मंजर उनके जहन से हर्फ गलत की तरह मिट चुका है। उसका सबूत मुझे उस वक्त मिला जब वो साहिब साहब के सामने मेरी शमूलियत के सिलसिले में नाक मुंह चढ़ा रहे थे। उन्होंने कई एक एतराज़ात किए, लेकिन वो सबसे बड़ा एतराज़ उनके जहन से महव हो चुका था, जो वाकई एतराज़ था और जिसके हवाले से वो मुझे खासा जरा डरा धमका भी चुके थे। यानी पिजारो गाड़ी के धुआंधार ताकुब के बाद मेरा अचानक गायब हो जाना और बरकत साहब का माँ पार्टी में तलाश में 2 घंटे दर बदर फिरना। बहरहाल ये उनकी यादाश्त का मामला था कि उन्हें ये शिकायत याद नहीं आ रही थी।
मैं उस सिलसिले में शुक्र के सिवा और क्या कर सकता था। एक तवील थका देने वाले सफर के बाद हम रात 10 बजे टल पहुंचे। ये छोटा सा कस्बा लकड़ी मंडी भी है। रात 10 बजे कस्बा हू का मंजर पेश कर रहा था। सब दरवाजे बंद और रोशनियां गुल थीं। मालूम हुआ कि आजकल यहाँ डाकू दंदना रहे हैं। लोग सरेशामी घरों में मोर्चा बंद होकर बैठ जाते हैं। हम चूंकि सादा लिबास में थे, लिहाजा हमें भी मशवरा दिया गया कि यूं रात इस पहर आजादाना मत घूमें। उस किस्म की हदायत हमें रास्ते में भी मिल चुकी थी। एक चेक पोस्ट पर लकड़ी का बड़ा सा गेट था, मगर वो बंद था और हमें रोक कर बताया गया था कि आगे पहाड़ी इलाके में लूट मार का खतरा है। अपनी शिनाख्त करवाकर हम बमुश्किल गेट खुलवाने में कामयाब हुए थे। अब अहले टल ने हमें डराना धमकाना शुरू कर दिया था। उस ड्रावे में तो हम नहीं आए। बहरहाल थकावट ने हमारा बुरा हाल कर रखा था। वो रात हमने टल में लकड़ी के एक व्यापारी के डेरे पर गुजारी और अगले रोज दोपहर से पहले सदा पहुंच गए। कबायली इलाके में किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पहले पॉलिटिकल एजेंट से राब्ता किया जाता है। शाही साहब ये राब्ता कायम कर चुके थे, लिहाजा हमें सदा में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सूबेदार मरजान साहब ने हमारा इस्तकबाल किया और कस्बे के मोअज़्ज़िज़ीन से तारुफ करवाया। सर्दी ने पूरे इलाके को लपेट में ले रखा था। कोहे सफेद की तरफ से आने वाली बर्फीली हवा ने कड़कते जाड़े का समा बांध रखा था। हमारी रहाइश का इंतजाम सूबेदार साहब के दफ्तर के पास ही किया गया था। सूबेदार मरजान खुद भी मरजान शख्सियत साबित हुए। उनका लाल गुलाबी चेहरा शिकनों से पुर था, लेकिन ये मुस्कुराहट की शिकनें थी। उन शिकनों को देखकर ही अंदाजा हो जाता था ये बंदा हर वक्त मुस्कुराता रहता है। उन शिकनों के दरमियान चेहरे पर इतनी जगह ही नहीं थी कि वहां गुस्से की शिकनें नमूदार हो सकती। बिल्कुल उसी तरह जैसा बरकत साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट की शिकनों के लिए जगह नहीं थी। वो पश्तो अमेज उर्दू रवानी से बोलते थे। दिलचस्प बातों के दौरान काम की बातें भी इतनी आसानी से कर जाते थे कि तबीयत पर बोझ महसूस नहीं होता था। मसलन 2 दिलचस्प लतीफ़ों के दरमियान उन्होंने हमें यह बात वजाहत से समझा दी कि हम जिस इलाके में घुसना चाहते हैं उसके बारे में उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे पहले उन्हें वहाँ जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। हमारे लिए इतला मायूस कुन थी, लेकिन उनके अंदाज़े बयान ने हमें मायूसी का एहसास तक नहीं होने दिया। कबाली लड़ाई का एक दिलचस्प वाकया सुनाते सुनाते उन्होंने हमें यह भी समझा दिया कि इस मखसूस इलाके में घुसने से पहले हम सबको अपनी वसीयतनामे तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि कानून के अक्सर मुहाफ़िज़ वहां पहुंचकर अचानक शहादत का रुतबा पा जाते हैं। ये तल्ख हकीकत भी उन्होंने ऐसे शरीय अंदाज में बयान की कि हेड कांस्टेबल नज़ीर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अगले रोज हम सदा वापस आ गए। अब एसपी बरकत साहब भी कैंप में पहुंच चुके थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि छापा मार पार्टी शिकारियों के भेस में जाएगी तो उन्होंने इस फैसले पर नापसंदीदगी का इजहार किया। तहम सूबेदार साहब की मुदल्लल गुफ्तगू ने उन्हें कायल कर लिया। वो एक सर्द लेकिन चमकीली सुबह थी। हमारी शिकार पार्टी 3 जीपों और एक पिकअप पर सवार अलीज़ई की तरफ रवाना हुई। उस पार्टी में पंजाब पुलिस के सिर्फ 4 अरकान थे, बाकी अमला खसादार फोर्स का था। उस हमले में सूबेदार मरजान खान के अलावा 2 हवलदार और 8 मुसल्ला जवान थे। सब शिकारियों के भेस में थे। उसके अलावा असल शिकारी कबीर अली शाह भी अपने 3 खादमों और 10 सदद कुत्तों के साथ उस पार्टी में शरीक था। पिकअप काफी बड़ी थी। उसमें न सिर्फ कुत्ते समा गए थे, बल्कि छत पर पड़ाव का सामान भी बार कर दिया गया था। उस सामान में 3 खैमे, चंद लालटेने, 2 चूल्हे और खाने के जरूरी बर्तन शामिल थे। हमारे असले में शिकारी राइफलों और खंजरों वगैरह के अलावा 2 सब मशीन गन्ने भी शामिल थीं। ताहम इन गन्नों को एक जीप की पिछली निशिस्त तले बड़ी एहतियात से छुपा दिया गया था। 1 घंटे के दुश्वार सफर के बाद जब हमारी गाड़ियां वीरान पहाड़ियों में दाखिल हुई तो मालिक मोहम्मद की बात याद आने लगी। उसने ठीक ही कहा था, यह इलाका बहुत हद तक पोठोहार से मुशाबा था। नशीबो फराज से गुजरते हुए हमें साफ अंदाजा हो रहा था कि यहाँ शिकार आसानी से मिलता होगा। जो जो हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता दुश्वार हो रहा था। यहाँ तक एक मकाम पर गाड़ियां आगे ले जाना नामुमकिन हो गया। यहाँ एक नशीब में बड़ा सा तालाब मौजूद था। बगौर देखने से अंदाजा हुआ कि तालाब कुदरती नहीं बल्कि बनाया गया है। ऐसे तालाब हमने रास्ते में भी 1-2 जगह देखे थे। मेरे पूछने पर कबीर अली शाह ने बताया कि शिकारियों ने मुर्गावियों और कूंजों वगैरह को फांसने के लिए ये जोहर नुमा तालाब बना रखे हैं। उसके अलावा ये तालाब इंसानों और मवेशियों की पानी की जरूरत भी पूरी करते हैं। उसकी बातों से पता चला कि जिस ढोकी नामी तालाब के किनारे हम रुके हैं यहाँ तक कोई शाजो नाजर ही पहुंचता है। एक तो रास्ता दुश्वार गुजार है, दूसरे डाकुओं के हाथों लुटने का खतरा भी शदीद तर है। खतरे के एहसास ने तन बदन में अजब तरह की सनसनी भर दी। जेल की बेकैफ तीरगी में जिंदगी के 4 साल झोंकने के बाद मैं एक बार फिर खुद को अपने मन चाहे माहौल में पा रहा था। आज़ादी की महक ने खतरे की बू से बगलगीर होकर एक तीसरी खुशबू को जन्म दिया था और ये खुशबू मेरे हवास को मुअत्तर कर रही थी। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने सीने में एक कैफ आवर जोश की लहरें महसूस की और पूरे बाजू खोलकर एक भरपूर अंगड़ाई ली। उस अंगड़ाई को एसपी बरकत की करीदार आवाज ने मुकम्मल नहीं होने दिया। वो मुझे और कांस्टेबल नजीर को एक साथ मुखातब करके बोले, तुम दोनों खड़े मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ कोई नौकर भूतनीदा नहीं आएगा तुम्हारे काम संवारने। चलो पिकअप से सामान उतार कर लाओ। हेड कांस्टेबल नजीर और मैं पिकअप की तरफ बढ़े।
खजादार फोर्स के जवान पहले से सामान उतार रहे थे। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बड़ी चाबकदस्ती से 3 खैमे खड़े कर दिए और इस दौरान खैमे में दस्तरखान बिछाया जा चुका था। पहले आला अफसरान ने लंच किया, फिर हमारी बारी आई। दुश्वार सफर के बायस सबको थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन कबीर अली शाह बदस्तूर हशाश बशाश था। उसका ख्याल था कि कुत्ते बेचैन हैं, जब तक उन्हें पिकअप से उतार कर एक राउंड नहीं लगवाया जाएगा वो शोर मचाते रहेंगे। कबीर अली शाह की इसरार पर मरजान खान और इंस्पेक्टर बाजवा भी कुत्तों को एक चक्कर लगवाने तैयार हो गए। कुत्तों को पिकअप से उतारा गया। उनमें 2 बूहली यानी बुल टेरियर थे, बाकी ताजी थे। वो बड़ी फुर्ती के साथ पिकअप से उतरे और जंजीरें छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगे। कबीर अली शाह के इशारे पर उसके खादमों ने सब कुत्तों को आजाद छोड़ दिया। देखते देखते वो नशीब फराज में गुम हो गए और उनकी आवाजों से वीराना गूंजने लगा। शिकारी कुत्तों के पीछे पैदल भागना जान जोखों का काम है और ये काम कबीर अली शाह करता था। वो हमारे आगे आगे बड़ी तेजी से नशीब फराज को फलांगता चला जा रहा था। हम सब पीछे थे और सूबेदार मरजान साहब हमारा साथ दे रहे थे। इतने में हमारे बिल्कुल करीब से एक बूहली फराटे भरता नमूदार हुआ और एक खूह में गायब हो गया। वो किसी गिलहरी या खरगोश के ताक्कु में था, लेकिन उससे पहले ताजी कुत्तों ने एक जंगली बिल्ले पर दांत आजमा डाले। खून की बू दोनों बूहली कुत्तों को ताजी कुत्तों की तरफ खींच रही। उस मौके पर सूबेदार मरजान और एक खादम ने लपक कर दोनों बूहली कुत्तों को संभाल लिया। सूबेदार ने बताया कि ये दोनों कुत्ते बड़े जारहाना मिजाज के मालिक हैं। खासतौर पर शिकार और सनफे मुखालिफ के मामलात में ये जरूर अपनी बर्तरी जताते हैं। उसने बताया कि किस तरह एक कुतिया पर हक मलकियत साबित करते करते इन दोनों ने चंद माह पहले एक बूढ़े खादम को जान से मार डाला था। अगले 3 रोज हमने उस इलाके में घूमते फिरते और शिकार करते गुजार दिए। यूं लग रहा था डाकू वगैरह की सिर्फ कहानियां हैं, वरना उस इलाके में कहीं कहीं किसी बंदे बशर का बसेरा नहीं था। हमारे चारों तरफ चट्टानें थी, गार थे और खाइयां थी। शिकार वाफिर था और मौसम भी शिकार का था। घूमने फिरने का लुत्फ आ गया था और तो और एसपी बरकत साहब भी इन मसरूफियात में दिलचस्पी लेने लगे। इस शिकार के दौरान मैंने ईंधन चुनने वाली 2 बूढ़ी पहाड़ों और एक मदकूक चरवाहे के सिवा किसी को नहीं देखा। हमारी पार्टी के बेशतर अरकान सो रहे थे या ऊँग रहे थे। कुत्तों के मुंह पर जालियां चढ़ाकर उन्हें 2 दरख्तों से बांध दिया गया था। दफातन मैं चौंक गया। नशीब में कोई 50 फुट नीचे मुझे एक शख्स नजर आया। वो एक सतून नुमा चट्टान के अक्ब से अचानक यूं नमूदार हुआ जैसे उगाया हो। वो पैदल जा रहा था और उसके हाथ में एक चितकबरे घोड़े की रासें थी। लगता था घोड़े की अगली टांग पर ताजा ताजा चोट लगी है। एक मुसाफिर अपने जख्मी घोड़े या घोड़ी को खींचता हुआ नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा था। उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं थी। चौंकने वाली बात अगर थी तो मुसाफिर की शक्ल सूरत और उसके डैल डोल में थी। नहायत कुशादा कंधों वाले उस शख्स को मैं पहचानता था। वो जागीरदार कादर जमान के मुलाजमों में से था और मैं हवेली में कई मरतबा उसे देख चुका था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। ये MG वाला वही पहलवान था जो अदालत के दौरान मेरी निगरानी कर रहा था। और जब एक रात मैंने हवेली के मेहमान खाने में रक्सो सुरूर की महफिल दरहम भरम की थी तो उसने पीछे से आकर मेरी गर्दन पर राइफल का कुंदा आजमाया था। मैं बुलंदी पर था और मुझसे पहलवान का मजमूई फासला तकरीबन 150 गज था। इतनी दूरी से आदमी को ठीक तरह शनाख्त कर लेना आसान नहीं होता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है पहलवान को शनाख्त करने में उसकी सूरत के अलावा उसका डैल डोल भी मदद दे रहा था। चंद लम्हों के अंदर अंदर मुझे 100% यकीन हो गया कि मैं उस दूर दराज खराबे में झोंक जामन के एक खास शख्स का दीदार कर रहा हूँ। पहलवान को पहचान लेने के बाद मुझे जो पहला बेसाख्ता फेल सरजद हुआ वो यही था कि मैं उठ खड़ा हुआ और झाड़ियों की ओर लेता हुआ ढलान की तरफ बढ़ने लगा। जहन पुकार पुकार कर यह हदायत दे रहा था कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं जिससे पहलवान के खो जाने का अंदेशा हो। यह अजीब वज़ा के नशीबो फराज पलक झपकते में पहलवान को निगाहों से ओझल कर सकते थे। इंस्पेक्टर बाजवा ये किसी दूसरे शख्स को आगाह करने का मौका नहीं था। किसी को बताए बगैर मैं पहलवान के पीछे रवाना हो गया। यह मेरी जिंदगी का तवील और दुश्वार तरीन ताक़ुब साबित हुआ। गहरी खाइयों और बीचदार रास्तों पर मैंने पहलवान के पीछे तकरीबन 4 मील का फासला तय किया। उसमें तकरीबन 2 घंटे लगे। उन 2 घंटों का हर पल मैंने पुलसरात पर गुजारा था। हर लम्हे ये धड़का लगा रहा था कि मैं पहलवान को किसी खाई में खो दूंगा या वो किसी मोड़ पर अचानक मुझे देख लेगा। उस 4 मील के रास्ते में पहलवान सिर्फ 2 मकामात पर रुका। पहली दफा उसने 2 खच्चर सवारों से चंद बातें की, फिर एक तालाब पर रुककर घोड़े को पानी पिलाया और खुद भी पिया। यहाँ मुझे चंद खाना बदोश भी नजर आए थे। उन्होंने पहलवान के जख्मी घोड़े की टांग का मुलाहिजा किया और कुछ देर पहलवान से बातें करते रहे। जूझू पहलवान दुश्वार गुजार रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज तर होती जा रही थी। न जाने क्यों यह एहसास हो रहा था कि मैं ईसा चांद के डेरे से करीब तर हो रहा हूँ। मालूम नहीं ये खुशफहमी थी या हवाल वाकई, मगर ये जो कुछ भी था सनसनीखेज था।
रास्ते में जंगल के मखसूस मनाजिर भी देखने में आ रहे थे। एक जगह दरख्त से बंधी हुई एक रस्सी नजर आई। खून आलूद रस्सी के दूसरे सिरे पर चंद हड्डियां और एक भेड़ के टूटे फूटे पांव नजर आ रहे थे। साफ पता चल रहा था कि किसी शिकारी ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस भेड़ को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। जल्द ही मुझे अंदाजा होने लगा था कि हम पाउंदी की किसी बस्ती के करीब पहुंच रहे हैं। उस वीरान पहाड़ियों में कहीं कहीं पाउंदों के डेरे मौजूद थे, यानी खाना बदोशों के। ये नहायत सख्त जान लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, शिकार खेलते हैं और अक्सर मौसम तब्दील होने पर नकल मकानी कर जाते हैं। मेरा ख्याफा दुरुस्त निकला। एक पहाड़ी का चक्कर काटते ही मुझे अपने सामने एक बस्ती नजर आई। ये खेमे और नीम पुख्ता झोंपड़े थे। बाज झोंपड़ों के गिर्द लकड़ियों की बाड़ लगाई गई थी। बस्ती के बीचों बीच भेड़ बकरियों के लिए अहाते बने हुए थे। दोपहर का वक्त था, इसलिए अहाते खाली थे। पाउंदों के रेवड़ इर्द गिर्द की ढलवानों पर चल रहे थे। देखने पर उन रेवड़ों के दरमियान लंबे पांव वाले मुहाफिज कुत्ते भी गश्त करते नजर आ रहे थे। पहलवान थके थके कदमों से बस्ती में दाखिल हो गया। एक दो अफराद से उसकी अलग सलग भी हुई। क्राइन से जाहिर था कि वो यहाँ एक जानी पहचानी शख्सियत है। ये जगह ईसा जान का डेरा तो हरगिज नहीं थी। फिर पहलवान यहाँ क्या करने आया था? मैं अभी यही बात सोच रहा था कि मेरे दाएं जानब नजदीक ही कहीं हल्की सी कुर्राहट उपड़ी। फिर दबड़ दबड़ की आवाज सुनाई दी। कोई चौपाया मसलन कुत्ता वगैरह जब किसी पर हमले के लिए लपकता है तो ये मखसूस आवाज उभरती है। कभी आपने गौर किया हो तो अंदाजा हुआ होगा कि इस आवाज में बड़ी खौफनाक किस्म की सनसनी होती है। घनी झाड़ियों में सुनाई देने वाली उस आवाज ने मुझे भी चंद सेकंड के 10वें हिस्से में चौकन्ना कर दिया। मैंने तेजी से रुख बदला। बड़े कद का एक एशियन कुत्ता बर्क रफ्तारी से मुझ पर झपट रहा था। राइफल मेरे दाएं हाथ में थी। बाएं हाथ ने एक दरख्त की शाख को थाम रखा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं राइफल को नाल की तरफ से पकड़कर लठ के तौर पर इस्तेमाल करता। कुत्ते ने मुझ पर जस्त लगाई तो मैंने राइफल की नाल नेज़े की तरह उसकी पसलियों में मारी। जर्ब लगाने के साथ साथ मैं बाएं तरफ झुका था और यूं उसके जद से साफ बच गया था। खामोशी से हमलावर होने वाला कुत्ता अब पूरे जोर से भौंक रहा था। जमीन पर पंजे लगते ही वो स्प्रिंग की तरह उछला। एक ही हरकत में उसने अपना रुख फेरा और मुझ पर छलांग लगा दी। इस दफा मैंने अपनी गर्दन बमुश्किल उसके सफेद नुकीले दांतों से बचाई। उसके छलांग लगाते ही मैं नीचे गिर गया था, इसलिए वो मेरे ऊपर से रोल करता हुआ झाड़ियों में जा घुसा। उस अमल के दौरान चंद सांसों के लिए मेरा चेहरा उसके बालों भरे पेट से टकराया था। गर्म पेट की हरारत और तेज हवानी बू मेरे हवास को छूती हुई आगे निकल गई थी। अब मुझे अपनी तरफ लपकते हुए चंद अफराद भी दिखाई दे रहे थे। वो घेरदार शलवारों और लंबे कुर्तों वाले पाउंदे थे। उनमें से एक शख्स के हाथ में कुत्ते की जंजीर झूल रही थी। बाकी दो आदमी हथियारों से मुसल्ला थे। ये सब कुछ मैंने एक साहत का मुख्तसर से वक्त में देखा। उसके साथ ही यह एहसास भी हुआ कि कुत्ता झाड़ियों में लोट लगाने के बाद सीधा हो गया है और अब फिर वो मेरी तरफ लपकने के लिए बेताब है। दाएं हाथ में दबी राइफल का बोझ और उसका जाविया मेरे लिए तसल्ली बख्श था। मेरा बायां कंधा जमीन से टिका हुआ था और सिर्फ एक करवट लेकर मैं कुत्ते को निशाना बनाने की पोजीशन में आ सकता था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरी जिंदगी में यह तीसरा या चौथा मौका था जब मुझे इस तरह किसी कुत्ते का सामना करना पड़ा था। हर बंदे की एक सहायकी होती है। कुछ ऐसी आदत होती हैं जिनका इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि वो इसमें कैसे पुख्ता होती हैं। मुझे भी ऐसे लोगों से शदीद नफरत है जो इंसान पर कुत्ता छोड़ते हैं और कुत्ते के बलबूते पर किसी को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी ऐसा मौका आया, मेरे अंदर शदीद हैजान से पैदा हुआ और कुत्ते के साथ साथ कुत्ते के मालिक के लिए भी मेरे दिल में अजीब तरह की बेरहमी उठ कर आई। एशियन ने घूम कर रुख मेरी तरफ किया तो मैं भी तड़प कर ऊंधा हो गया। अब वो मेरे निशाने पर था। जो ही उसने छलांग लगाई, मैंने लबलबी दबा दी। जोरदार धमाका हुआ। गोली यकीनन कुत्ते की खोपड़ी में लगती, लेकिन निशाना खता गया। निशाना खता जाने का सबब वो दराज का शख्स था जिसने एन फायर के वक्त मुझ पर लाठी से हमला किया था। लाठी की जर्ब ने मेरे दाएं बाजू को सुन करके रख दिया था। कुत्ता गुर्राता हुआ मेरे ऊपर गिरा था। वो बेहद वजनी और बदबूदार कुत्ता था। उसने मेरे कंधे पर जबड़ा आजमाया, लेकिन दांतों में सिर्फ जैकेट ही आई। कुत्ते का खून आलूद पेट देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि उसे गोली लगी है। एक पाउंदे ने राइफल मेरी तरफ सीधी कर रखी थी और चीख चीख कर कुछ कह रहा था। राइफल अब मेरे बाएं हाथ में थी और दायां हाथ कुत्ते की पिछली टांग पर जम चुका था। एक झटके से मैं सीधा हुआ। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तीनों पाउंदों के वहम गुमान में भी नहीं था। मैंने लहीम शहीम एशियन को पिछली टांगों से पकड़कर घुमाया और बेपनाह नफरत से एक पाउंदे पर दे मारा। यह वही शख्स था जिसके हाथ में कुत्ते की जंजीर नजर आ रही थी। कुत्ते और उसके मालिक का तसादुम जितना अचानक था, इतना ही शदीद भी था। दोनों जैसे उड़ते हुए एक 20 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरे और वहां से ढलवान पर लुढ़क कर मजीद नीचे चले गए।
बाकी दोनों अफराद एक लम्हे के लिए उस मंजर के शहर में गिरफ्तार हो गए। मैंने लपक कर राइफल बरदार की राइफल पर हाथ रखा और सीने पर टांग की जची तुली जरब लगाई। वो हल्क से ऊक की आवाज निकालता हुआ घास पर गिरा। राइफल उसके हाथ से निकल गई थी। मैंने राइफल घुमाकर दूर झाड़ झंकाड़ में फेंक दी। लाठी बरदार ने उस मौका पर खिलाफ तवक्कुत देरी और फुर्ती का मुजाहिरा किया और वो एक नारा बुलंद करके मुझ पर झपटा और लाठी मेरे हाथ पर ते मारी। एक बार फिर दाएं बाजू पर चोट लगी और राइफल मेरे हाथ से गिरते गिरते बची। लाठी का दूसरा वार मैंने पीछे हटकर बचाया और राइफल सौंध ली, लेकिन यूं ही कदम पीछे हटाने के बाद मेरा पांव जमीन पर आया। एक झटके से मेरी टांग कोहले तक झंझना गई। उसके साथ ही खटके की आवाज आई और टखने के पास शदीद दर्द का एहसास हुआ। दिमाग में चिंगारियां सी फूट गई थी। अपने टखने की तरफ नजर उठाने से पहले मैं जान चुका था कि क्या गुजरी है। मैं जिस जगह खड़ा था वहां चारों तरफ झाड़ियां थी, जमीन घास फूस से ढकी थी और यह मकाम बस्ती से फूटने वाले रास्तों से काफी हटकर था। ऐसे मकामात पर ताले आजमा शिकारी अक्सर जंगली जानवरों के लिए फंदे लगा देते हैं। मकामी लोगों को तो ऐसी जगहों का पता होता है, लेकिन कोई बाहर का आदमी अगर जेर इस्तेमाल रास्तों से हटकर चले तो ऐसे फंदों से दो चार हो सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने दिल खड़ा करके नजर का जाविया बदला। पिंडली का निचला हिस्सा एक चौबी शिकंजे में जकड़ा हुआ था। यह लकड़ी के बने हुए दो कमान की शक्ल के टुकड़े थे। उन्हें एक स्प्रिंग से मरबूत करके मिट्टी और घास में छुपाया गया था। पांव का वजन पड़ते ही वो गोली की रफ्तार से बंद हुए थे और टखना चकड़ लिया था। मकाम शुक्र था कि ये शिकंजा लकड़ी का था, वरना पिंडली की हड्डी भी इन्ना लिल्ला हो सकती थी। मैंने टांग को हरकत देना चाही तो अंदाजा हुआ कि जोर लगाने पर यह इन्ना लिल्ला वाला काम अब भी हो सकता है। एक शदीद ठेस ने मुझे पुष्ट के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। चंद लम्हों के लिए तो मेरे दोनों हरीफ भी ना समझ सके कि अचानक ये क्या हुआ है। फिर उनके चेहरों पर मुसर्रत आमेज गजब की जलगार हुई और वो घुर्राते हुए मुझ पर टूट पड़े। बड़ी गर्म जोशी थी उस मिलाप में। थोड़ी देर के लिए हम एक जान तीन कालिब होकर रह गए। घोंस से लाते ठोकरें क्या थीं जो उन्होंने मुझ पर निछावर नहीं की। मेरी चरमी जैकेट फट गई, कमीज उधड़ गई और चेहरा लहूलुहान हो गया। उस दौरान नशीब में लुढ़कने वाला शख्स भी लंगड़ाता हुआ मौके पर पहुंच गया और उस प्यार मोहब्बत में शरीक होकर मेरी दिलजोई करने लगा। गालिबन अपने खूनखार कुत्ते को खूनो खून देखकर उसे कुछ ज्यादा ही राहत नसीब हुई थी। वो कूद कूद कर मेरी बलाएं ले रहा था और दांत पीस पीस कर सदके वारी जा रहा था। मुझे मार मार कर जब वो तीनों निढाल हो गए तो आइंदा का लाही अमल सोचने लगे। इस दौरान नशीब से तीन और अफराद भी मौका पर पहुंच गए। ये तीनों गालिबन फायरिंग की आवाज सुनकर आए थे। दराज के शख्स ने नए आने वालों में से एक की पगड़ी थी और मुझे ऊंधा करके मेरी कलाइयां बांधने लगा। राइफल बरदार ने मेरे लिबास की तलाशी ली और जैकेट की जेब से शिकारी चाकू निकाल लिया। मेरी दस्ती घड़ी, नकदी, अंगूठी और राइफल उनके कब्जे में थे। उनकी आंखें और जुबानें मुझ पर आतिश फशानी कर रही थी। मैं सिर्फ आंखों की जुबान समझ सकता था, इसलिए उन्होंने जब तक मेरा शिकंजा नहीं खोला और ढकेल ढकेल कर मुझे ढलान तक नहीं पहुंचा दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि एशियन कुत्ता मर चुका है। गोली उसके सीने में कहीं लगी थी, रही सही कसर पत्थरों पर गिरने से पूरी हो गई थी। अब वो अपनी खौफनाक दांत नकों से बेनूर आंखों से गहरे नीले आसमान को तक रहा था। वो लोग मुझे राइफल की नाल से धकेल धकेल कर नीचे उतारने लगे। रुख से अंदाजा होता था कि मुझे बस्ती में ले जाया जा रहा है। ये सूरत हाल मेरे लिए नापसंदीदा थी। तीनों खाना बदोशों से मैंने लड़ाई भी इसलिए मोल ली थी कि यहाँ से बच कर निकल सकूं। अगर पांव फंदे में ना पड़ता तो 50% से जायद मकान था कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता, मगर अब वही हो रहा था जो मैं नहीं चाहता था। मुझे घेर कर बस्ती में ले जाया जा रहा था। यहाँ जागीरदार कादर जमान का एहलकार मौजूद था और उसके अलावा मालूम नहीं और कौन कौन था। सारी प्लानिंग ही ठप होती नजर आ रही थी। कुछ देर तो वसवसों की जगार रही, फिर मैंने सब कुछ जहन से झटक दिया। जो होगा सो होगा। अब ये सोचना था कि आइंदा क्या होगा। हम बस्ती के करीब पहुंचे तो बच्चे, बूढ़े और औरतें सब घरों से बाहर निकल आए। जिस शख्स का कुत्ता दार फानी से रुखसत हुआ था उसने जोश में आकर मुझ पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक बूढ़े ने उसे रोका। गालिबन अपनी जुबान में उसे समझाया था कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक मुझे कैदियों के हकूक हासिल हैं या फिर इससे मिलती जुलती कोई और बात की होगी। नतीजतन उस शख्स ने लाठीचार्ज से हाथ रोक लिया और जुबानी गुलामी गुस्सा उतारने तक महदूद रहा। बस्ती दूर से जितनी छोटी नजर आती थी उतनी थी नहीं। झोंपड़ों और कैमों ने 4-5 एकड़ रकबा घेरा हुआ था। भौंकते कुत्ते, कुड़कुड़ करती मुर्गियां, मनमियाती बकरियां और घूरते हुए मर्तोजन मुझे उन तमाम नफूस के दरमियान से गुजार कर बस्ती के मलिक यानी सरदार तक पहुंचा दिया। क्या उसका चेहरा खुदरू बालों से भरा हुआ था। घनी भौं के नीचे से आंखें और भारी भरकम मूंछों तले से होंठ बमुश्किल नजर आते थे। चेहरे की तरह उसका बाकी जिस्म भी घने बालों से ढका हुआ था।
न जाने क्यों उसे देखकर अजीब सा लगा था। यूं ही मैं उसके सामने पहुंचा, एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर यकदम चारों तरफ से गुफ्तगू के दरिया बह गए। वो सब एक साथ बोल रहे थे जैसे कसम खा रखी हो कि किसी दूसरे की बात समझनी है ना अपनी समझानी है। दराज का शख्स बार बार अपनी शहादत की उंगली मेरी छाती पर ठोकता था और कोहलू पर हाथ रखकर सरदार के नाम की दुहाई देने लगता था। धीरे धीरे बोलने वालों की आहो बका ने सरदार पर भी असर करना शुरू कर दिया, यानी उसकी आंखों में भी मेरे लिए नफरत की बिजली कूदने लगी। उसने मुझसे मुखातब होकर एक तवील फिक्रा कहा जिसमें से सिर्फ 2 लफ्ज बाशिंदा और पहाड़ मेरी समझ में आए। ताहम उसके तासरात से मैंने अंदाजा लगाया था कि वो मुझसे बात पुरस कर रहा है कि मैं कहां से, कब और क्यों आया हूं। मैंने उर्दू में पूछा, तुम में से कोई उर्दू समझता है? वो सब लाताल्की से मेरी तरफ देखते रहे। ये बड़ा मुफसिल जवाब था। मैं दाएं बाएं देख कर रह गया। दफातन मेरी निगाह एक चेहरे पर टिक गई। पहलवान नुमा शख्स मुझसे तकरीबन 15 फुट की दूरी पर खड़ा था। उसका रंग पहले से सांवला हो चुका था, शेप बड़ी हुई थी और चर्बी भी कुछ पिघली नजर आती थी, लेकिन वह पहलवान ही था। उसकी आंखों में मेरे लिए वाज़ेह शनासाई थी। हम दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। फिर पहलवान मानी खेज अंदाज में सर हिलाकर सरदार की तरफ बढ़ा। सरदार के करीब झुककर उसने कोई बात की। सरदार ने एक नजर मेरी तरफ देखा और पहलवान के साथ हजूम से बाहर निकल गया। दोनों एक बड़े झोंपड़े के सामने खड़े होकर बातें करने लगे। गाहे गाहे वो मुझे देख भी लेते थे। कुछ देर बाद सरदार ने चंद उम्र रसीदा अफराद को भी अपने पास बुला लिया। उनमें से खूब तबादला ख्याल हुआ। मैं कुछ कह नहीं सकता था कि आइंदा 15-20 मिनट में क्या पेश आने वाला है। कभी लगता था कि हालात मजीद बदतर होने वाले हैं, तो कभी उम्मीद की किरण नजर आने लगती थी। अब ये उम्मीद किस चीज की थी उसका खुद मुझे भी पता नहीं था। बस इतना अंदाजा हो रहा था कि पहलवान मेरी वकालत कर रहा है। थोड़ी देर बाद मुअज्जिज़ीन की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और वो लोग मेरी तरफ बढ़ाए। इस मरतबा झोंक जामन का पहलवान सबसे आगे था। उसने आगे बढ़कर मुझे तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका, फिर मेरे हाथों की बंदिश खोलने लगा। बहुत हैरान हुआ हूं मैं तुम्हें यहाँ देखकर, उसने नर्म लहजे में कहा। इतना ही हैरान मैं भी हूँ, मैंने जवाब दिया। अकेले हो? उसने पूछा। फिलहाल तो अकेला ही हूँ। खुदा का शुक्र कर रहा, यहाँ इस मौका पर मैं भी मौजूद हूँ। इस कुत्ते के बदले तुम्हारी एक लत टांग तो उन्होंने तोड़ ही देनी थी, दूसरी भी टूट जाती तो कोई बड़ी गल नहीं थी। एक तो समझो टूट ही गई है। मैंने दाई पिंडली पर जोर डालते हुए कहा। वो मुस्कुरा दिया। टूटी नहीं है, फिर तो गल पै गई है। मुझे साथ लेकर वो हजूम से बाहर निकला। सरदार के हाथ में मेरी राइफल नजर आ रही थी। ये राइफल उसने पहलवान को दी और पहलवान ने मेरे सुपुर्द कर दी। मेरी घड़ी, अंगूठी और जेब से निकलने वाला 200 रुपया भी लुटा दिया गया। हम दोनों आहिस्ता रवि से चलते बस्ती के उस हिस्से में आ गए जो ढलवान से करीब तर था। मुझे चलने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। एक तंग गली से गुजार कर पहलवान मुझे एक नीम पुख्ता झोंपड़े के सामने ले आया। झोंपड़े की दीवारें गारे और पत्थरों की थीं, जबकि छत लकड़ियों की थी। उस झोंपड़े में बाकायदा लकड़ी का दरवाजा लगा था। दरवाजे के करीब ही वो जख्मी घोड़ा बंधा था जिसे पहलवान खींचता हुआ बस्ती तक लाया था। हम अंदर आए और एक दरी नुमा चटाई पर बैठ गए। यहाँ चरस की बू फैली हुई थी। दीवार के साथ साथ पर्दे से गुजरकर पहलवान उस अकबी हिस्से में गया और जरा देर बाद हाथ में एक लोटा नुमा बर्तन लिए नमूदार हुआ। उसके दूसरे हाथ में एक चरखी सी थी। लोटे के नीम गर्म पानी से उसने मेरा हाथ मुंह धुलाया और चेहरे के जख्मों और खराशों पर लगाने के लिए एक देसी साग का मरहम दिया। मैंने फटी हुई जैकेट और कमीज उतार दी थी। पहलवान अंदर से एक लंबा सा जर्क बर्क कुर्ता ले आया जो जाहिर है मुझे पहनना पड़ा। इतने में झोंपड़े के अकबी हिस्से से चूड़ियों की मध्यम सदा आई और किसी औरत ने धीमी आवाज में पहलवान को पुकारा। पहलवान लपक कर गया और एक गोल ट्रे लिए वापस आ गया। ट्रे में गर्मा गर्म कहवे की केतली थी, 2 छोटी प्यालियां थी। उसके अलावा एक थाली में किशमिश, खुश्क खुबानियां और शहतूत थे। उस इलाके में मेहमान नवाजी का बेहतरीन अंदाज यही था। पहलवान ने ट्रे मेरे सामने रख दी और बोला, बादशाहो, ये चीजें अपने वतन के दूध लस्सी का मुकाबला तो नहीं कर सकती, पर खा के देखो, हैं बड़े मजे की। ड्राई फ्रूट वाकई खाने के लायक था। उसके साथ साथ असल अफगानी कहवा मार कुटाई के बाद उस रिफ्रेशमेंट ने खासा लुत्फ दिया। कहवे की चुस्कियां लेते हुए पहलवान ने कहा, हाँ जी, अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ और क्या इरादे शरादे हैं आपके? यह बड़ा नाजुक सवाल था। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहता था कि पहलवान यहाँ किस हैसियत से मौजूद थे। मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक वो कादर जमान का मुसल्ला मुहाफिज था और हवेली के मेहमान खाने में उसकी हैसियत खुदाई फौजदार की थी। लेकिन अब वो इस दूर दराज पाउंदा बस्ती में नजर आ रहा था और उसके रवैये से लग रहा था कि वो कादर जुमान से ताल्लुक खत्म कर चुका है। अब मालूम नहीं ये सिर्फ मेरा ख्याल था या हकीकत में ऐसा ही हो चुका था। मैंने पहलवान के सवाल का जवाब देने से पहले उसे टटोलना चाहा। मैंने पूछा, मेरे इरादे से तुम्हारा क्या मतलब है? कहने लगा, ये कि आइंदा का क्या प्रोग्राम है? जहाँ तक मुझे याद है तुम जागीरदार के कहने पर हवेली से किसी मुहिम पर निकले थे। वो कुड़ी क्या नाम है उसका? अंजुम। वो भी तुम्हारे साथ थी? शायद नथिया के लिए जाना था तुमने। मैंने उसके सवाल का जवाब ऐसे अंदाज से दिया कि सब कुछ गोल कर दिया और गुफ्तगू फिर उस सवाल के मोड़ पर आ गई कि पहलवान यहाँ क्यों पाया जाता है। वो मेरी बातों से किसी हद तक मेरा मतलब समझ गया। कहने लगा, घबरा नहीं मेरे भरा,
इस वक्त हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। जो बात करनी है खुल के कर। मैंने अनजान बनकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसने तकिए से टेक लगाकर एक लंबी डकार ली। यूं लगा जैसे प्याली भर कहवा किसी अंधे कुएं में जा गिरा है। वो हंसबे आदत उंगलियों से अपने घुंघराले बालों में कंघी करके बोला, समझ तो तुम सब कुछ रहे हो साहब जी, बस मेरे मुंह से कलवाना चाहते हो। चलो ठीक है, अब पर्दे में रखना भी क्या है। बात यह है साहब कि मैं जागीरदार की नौकरी पर लात मार आया हूँ, और इतनी जोर से लात मारी है कि खुद भी धक्के से यहाँ आ गिरा हूँ। जागीरदार का एक बंदा जाया हो गया है मेरे हाथों। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने कहा, पहलवान अगर समझाने ही लगे हो तो जरा ठीक करके समझा दो, फिर मैं भी तुम्हें सारी कथा सुनाई देता हूँ। वो मुस्कुराया, बड़े शक्की मिजाज के हो तुम। अच्छा चलो पहले मेरी ही सुन लो। फिर वो अपने ढीठ पंजाबी लहजे में वाकई खुलकर अपने मुतल्लिक बताने लगा। पहलवान का नाम शहबाज था। वो जद्दी पुश्ती जोक जामन का रहने वाला था। उसके बोलने का अंदाज दिलनशी था। बात करते करते मुस्कुराता था तो अंदर की तरफ झुके हुए दांत चमकने लगते थे। ऐसे दांतों के मालिक अमूमन सख्त जान और मजबूत असाब के लोग होते हैं। मैंने पहलवान के लिए शुरू में पहलवान नुमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वो जिस्म जरूर था लेकिन भद्दा नहीं था। उम्र भी 25-26 से ज्यादा नहीं थी। थोड़ी सी रायत के तहत उसे पहलवान के बजाय तनोमन शख्स कहा जा सकता था। मेरी आंखों में झांक कर कहने लगा, नज्जो का पता है ना? मैंने चौंक कर कहा, हाँ वही जो मेहमान खाने में नौकरानी थी। बोला, मेरी मंगेतर है। मेरे लिए इतला बिल्कुल नहीं थी। मैंने पूछा, लेकिन नज्जो का जिक्र यहाँ कैसे आ गया? नज्जो का जिक्र इसलिए आया है कि वो खुद भी यहाँ मौजूद है। पहलवान ने धमाका खेज इंकिशाफ किया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखता चला गया। पहलवान ने मेरी हैरत में मजीद इजाफा करने के लिए नज्जो को आवाज दी, नज्जो इधर आ। झोंपड़े के अकबी हिस्से में खटपट की आवाज आई। फिर छोटे से दर पर झूलता ऊनी पर्दा हिला और मैंने नज्जो को सामने पाया। पहलवान शहबाज की तरह वो भी पंजाबी लिबास में थी। शायद इस लिबास में वो एक दफा हवेली में भी नजर आई थी। उनाबी शलवार, उनाबी फूलों वाला कुर्ता और उसी रंग का दुपट्टा। उसका जिस्म ऐसा था कि हर लिबास उस पर सजता था। बकौल शायर बुसीदा से बुसीदा कपड़ा भी तन से छू कर जगमगा उठता था। सलाम साहब जी। उसकी जानी पहचानी आवाज ने मुझे ख्यालों से चुका दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैंने कहा और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। तुम यहाँ? बेसाख्ता ये सवाल मेरे लबों पर आ गया था। जवाब में नज्जो अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखों से पहलवान की तरफ देखने लगी। नज्जो के बारे में मुझे शुफ्ता से पता चला था कि हवेली में जिंदा नामी औरत ने उसे जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया था। फिर उसे जाँ बल्ब हालत में किसी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब मैं कभी नज्जो के मुतल्लिक अच्छी खबर सुन सकूंगा, लेकिन वो ना तो सिर्फ जिंदा थी बल्कि मेरे सामने खड़ी थी। वो दोनों के दरमियान खामोशी के सिवा और कुछ नहीं था। कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बात करूं, क्या पूछूं, क्या बताऊं। पहलवान ने सूरत हाल भांप कर नज्जो से कहा, नज्जो जा खाना तैयार कर, तेरे साहब जी ने आज काफी वर्जिश की है, भूख चूक लगी होगी। नज्जो की निगाह मुझ पर डालकर तेजी से अंदर चली गई। पहलवान ने सिगरेट सुलगाकर सरगोशियों में कहना शुरू किया, नज्जो का बाप मेरे बाप का बचपन का यार था। हम उसे ताया कहते थे। नज्जो से मेरी मंगनी बचपन में हुई थी। ताए की मौत के बाद हमारे तल्लुकात पहले वाले नहीं रहे थे, लेकिन मैं नज्जो को मंगी समझता था। तुम्हें पता है पिछले से पिछले महीने हवेली में जो कुछ हुआ था, जागीरदार को यकीन था कि तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में बताने वाली नज्जो ही है। ऐसी गलतियां जागीरदार कभी मुआफ नहीं करता। उसने नज्जो को जिन्ना के सुपुर्द कर दिया। वो औरत नहीं एक डायन है जो उसके बस में आ जाता है, उसका खून चूस लेती है। उसने नज्जो पर बड़ा जुल्म ढाया, यहाँ तक कि वो आखिरी दमों पर आ गई। जागीरदार को पता चला तो उसने कहा कि कुड़ी को मारकर बेले की कब्रों में दबा दो। उसे गाड़ी में डालकर ले जाने वाला मैं ही था। मेरे साथ दूसरा बंदा ड्राइवर नसीब खान था। बेले के रास्ते में ही मैंने फैसला कर लिया कि नज्जो को मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जागीरदार से बगावत ही क्यों न करनी पड़े। नसीब खान मेरा पुराना यार बेली था, लेकिन मैं जानता था वो इस मामले में मेरा साथ नहीं देगा, और यही हुआ। जब मैंने नज्जो को बचाना चाहा तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया। बेले की कब्रों में हमारे दरमियान हाथापाई हुई और मैंने एक वजनी बेलचा मारकर उसका सर 2 टुकड़े कर दिया। नज्जो उस वक्त नींद बेहोश थी। मैं उसे गाड़ी में डालकर फैसलाबाद ले गया। फैसलाबाद के एक टैक्सी स्टैंड पर मैंने जागीरदार की गाड़ी छोड़ दी और एक टैक्सी लेकर नज्जो को अस्पताल पहुंचाया। ये एक प्राइवेट अस्पताल है। यहाँ 2 हफ्ते नज्जो का इलाज हुआ। रकम तो खर्च हुई, मगर नज्जो की हालत संभल गई। वो चलने फिरने के काबिल हुई तो मैं उसे लेकर फैसलाबाद से भी निकल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जागीरदार के हरकारों से बच बचाकर यहाँ आज़ाद इलाके में पहुंच गए। ये रुदाद मेरे लिए दिलचस्प और हैरान कुन थी। मुझे याद आने लगा कि हवेली में जब नज्जो मेरे साथ लगावट का मुजाहिरा कर रही थी तो पहलवान किस तरह बेचोताब खाता था। MG राइफल उसके हाथों में बेकाबू होने लगती थी। उसका बस नहीं चलता था, वरना शायद वो तसव्वुर में भी कई बार मुझे शुहदाए इश्क की सफ में शामिल कर चुका था। पहलवान की दास्तान के कई पहलू अभी वजाहत तलब थे। सबसे आम सवाल ये था कि वो पहाड़ी खाना बदोशों की इस बस्ती तक क्यों कर पहुंच सका था, और खाना बदोशों ने 2 आवारा गर्दों को क्यों कर पनाह दी। फिर ये बात भी अचंभे की थी कि पहलवान ढीठ पंजाबी होने के बावजूद पश्तो की सूझबूझ रखता था। मैंने उस बारे में पूछा तो पहलवान ने कहना शुरू किया, ऊपर वाला मुसब्बिबुल असबाब है साहब यार,
ये जो खाना बदोश हैं अफगान इलाके और शुमाली वजीरिस्तान से आते हैं। सर्दियों का मौसम इन झोपड़ियों में गुजार कर वापस चले जाते हैं। ये जो इलाका है ना आले दुआले का, इसके बारे में कहानी है सुल्तान नाम के किसी बंदे की। कहते हैं कि एक अंग्रेज कप्तान ने उसे और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया था। बाद में कप्तान और उसके फौजी खुद भी मारे गए थे। यहाँ के लोग जिन भूतों और हवाई चीजों पर बड़ा यकीन रखते हैं, इस मामले में हम पंजाब के देहाती भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बस ये समझो कि जो शायद समझ में ना आए उसे शरशरार कह देते हैं। पहलवान ने उठकर झोंपड़े में एक खिड़की नुमा दर खोला। झोंपड़े से बाहर तारीकी फैल चुकी थी। तहम चांदनी रात में 2 पहाड़ी चोटियां नजर आ रही थी। पहलवान चोटियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, लोगों का ख्याल है कि वो पहाड़ियां और आले दुआले का सारा इलाका सुल्तान की रूह के कब्जे में है। यहाँ जो ठहरता है उसे सुल्तान और उसकी बीवी की रूह तंग करती है। मगर मसला ये है कि इस इलाके में घास और हरियाली सबसे ज्यादा है। मजबूरन पाउंदों को यहाँ डेरे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ रहते हैं सुल्तान वाली कहानी का असर उनके दिमागों पर रहता है। किसी बस्ती या गांव से भागा हुआ कोई शादीशुदा जोड़ा तना औरत इन डेरों पर आ जाए तो उसे न सिर्फ फौरन पनाह मिल जाती है बल्कि उनकी हिफाजत भी की जाती है। मुझे इस बात का पता नहीं था। हम तो भूख प्यास के मारे इत्तेफाक से इस तरफ आ निकले थे। अब देख लो तुम्हारे सामने बैठे हैं। मलिक बशीर गुल ने हमें न सिर्फ ये झोपड़ा दिया है बल्कि इसमें 2 महीने का राशन भी डाल दिया है। इसके अलावा मलिक का इरादा है कि वो मुझे अपने पांव पर खड़ा होने में मदद देगा। कबीले वाले अफगान इलाके से खुश्क मेवा, तंबाकू, प्याज और घी वगैरह लाते हैं और ये सामान को हाट, टल वगैरह में ले जाकर फरोख्त करते हैं। मलिक का कहना है कि वो इस तिजारत के लिए मुझे कुछ रकम कर्जे के तौर पर दे सकता है। बहुत अच्छे लोग हैं। लगता नहीं है कि हम किसी गैर इलाके और गैर कौम के लोगों में हैं। बिल्कुल बैंड भाइयों जैसा सलूक है। मैं इससे पहले जागीरदार के काम से लंडी कोतल जाता रहा हूँ, बल्कि एक दफा पूरे 6 माह वहां रहा था। मुझे पश्तो की सूझबूझ है। जो थोड़ी बहुत कसर है वो यहाँ रहकर पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। चंद माह तक पूरा पख्तून बन जाऊंगा मैं। पहलवान ने मुझे अपने बारे में काफी कुछ बता दिया था, लेकिन न जाने क्यों मैं उस पर पूरी तरह एतमाद नहीं कर पा रहा था। एक फासला सब बदस्तूर मेरे और उसके दरमियान मौजूद था। ऐन मुमकिन था कि वो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हो। नज्जो की खातर जोक सामन छोड़ने वाली बात भी मेरे दिल को नहीं लग रही थी। वो सांवली सलोनी नज्जो को अपनी मंग बता रहा था और ये भी कह रहा था कि ताए की मौत के बाद दोनों घरानों के ताल्लुकात पहले वाले नहीं रहते। फिर एकदम वो नज्जो के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर भी तैयार हो गया था। मेरी निगाह में पहलवान का किरदार कुछ डावाडोल सा हो गया था। लिहाजा पहलवान को अपने बारे में बताते हुए मैंने मुताहत रवैया इख्तियार किया। अपनी गुफ्तगू में ईसा जान और शंकर का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बजाय ये बताया कि मैं अपने चंद तरीना साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ हूँ। इरादा था कि अगर कोई अच्छा सबब बन गया तो गैर इलाके ही में रह जाऊंगा। बहन के सिवा दुनिया में और मेरा कौन है। मौका देकर उसे भी यहाँ बुला लूंगा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। पहलवान ने मेरी रुदात ध्यान से सुनी, कहीं कहीं सवालात भी किए। मैं अपनी तरफ से उसकी मुकम्मल तसल्ली करवाता रहा। आखिर में वो बोला, लंगर खान कहता है कि तुम ऊपर झाड़ियों में छुपे हुए थे और लगता था कि किसी को ताड़ रहे हो। लंगर खान से पहलवान की मुराद वही शख्स था जिसने मुझ पर कुत्ता छोड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दरअसल किसी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि झाड़ियों में कोई मौजूद है। किसका पीछा कर रहे थे? पहलवान ने पूछा। तुम्हारा, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। वह हैरान होकर मेरा चेहरा तकने लगा। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने बुलंदी से उसे पस्ती की तरफ आते देखा और कैसे 4 मील तक खामोशी से उसका ताकुब किया। अब सारी बात पहलवान की समझ में आ रही थी। उसने बताया कि वो एक जरूरी काम से बागड़खेल नामी बस्ती तक गया था। वापसी में एक ढलान पर घोड़े को ठोकर लगी और लंगड़ाने लगा। मजबूरन उसे खींच कर वापस लाना पड़ा। हमारी इस तवील गुफ्तगू के दौरान झोंपड़े के अकबी हिस्से में खाना तैयार होता रहा था। खुशबू ने कई पैंतरे बदले थे और अब पुलाव और कौरमे की खुशबू फाइनल हो चुकी थी। जरा देर बाद जो कुछ पर्दे के पीछे था वो सामने आ गया। नज्जो गोल ट्रे में खाना सदाए अंदर दाखिल हुई। घुटने दरी पर टिका कर उसने आहिस्तगी से खाना सामने रख दिया। मेरी निगाह बेख्तियार उसके गिरबान की तरफ उठी, लेकिन गिरबान तक पहुंचने से पहले ही झुक गई। मालूम नहीं उस झोंपड़े में पहलवान और नज्जो में क्या रिश्ता था, मगर वक्त का तकाजा यही था कि अब निगाह को काबू में रखा जाए। नज्जो के सिमावी जिस्म से तवज्जो हटाने के लिए मैं पुलाव की चमक दमक और कौरमे के रंग रूप में खो गया। साथ में हलवा किस्म की डिश भी थी। उसके अलावा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी टमाटर और पुदीने की सलाद थी। मालूम नहीं नज्जो ने उस दूर अफ्तादा खैमा बस्ती में ये सारा तकल्लुफ कैसे कर लिया था। पहलवान तो खाते ही पेट भर कर हैं। मैंने भी पहलवानों की तरह खाया। खाने के दौरान भी हम दोनों में मुसलसल गुफ्तगू होती रही। खाने के फौरन बाद ही नज्जो ने कहवा सर्व कर दिया। झोंपड़े के वस्त में वाकई अजीब वज़ा की अंगीठी अब दहकाई जा चुकी थी। अंगीठी को खुशगवार हरारत में बैठकर कहवा पीने का लुत्फ आ गया। नज्जो गाहे गाहे आती जाती रही। उसका चलना फिरना भी शायरी था, ताहम ये ऐसी शायरी थी जिसमें गोरे रंग का रदीफ काफिया नहीं था। यूं ये आज़ाद शायरी बन गई थी और आम शख्स उसकी लताफत से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता था।
खबर नहीं पहलवान और उस आजाद शायर के दरमियान क्या रिश्ता कायम हो चुका था। मैं उस बारे में सवाल करने के लिए परतोड़ रहा था कि वो खुद उसी तरफ आ गया। दबे लहजे में कहने लगा, मैं दरअसल किसी मौलवी साहब की तलाश में गया था बागड़ खेल, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। क्या बात बनाना चाहते हो? मैंने पूछा। वो सिगरेट का तवील कच लेकर बोला, साहब यार तुम पढ़े लिखे बंदे हो, हमसे तो ज्यादा अकल है तुम्हारी। एक मसला तो हल करो, ये बताओ कि मर्द और औरत क्या खुद अपना निकाह नहीं कर सकते? ये निकाह की बात दरमियान में कहां से आ गई? मैंने पूछा। वो बोला, यही तो सारी बात है साहब यार, दरअसल हम दोनों रास्ते में तो कहीं निकाह कर ही नहीं सके। अफरा तफरी में यहाँ पहुंची और यहाँ हमें बताना पड़ा कि मियाँ बीवी हैं, लिहाजा यहाँ आकर भी निकाह नहीं हो सकता था। अब नजो हर वक्त जोर देती है कि हमारा निकाह होना चाहिए, वरना ये सब कुछ गुनाह है। अब बताओ इस जंगल में निकाह ख्वाह कहाँ से ढूंढूं मैं, और अगर मिल भी जाए तो क्या पता वो निकाह पढ़ाए या नहीं। फिर जरूरी नहीं कि यह बात राज भी रहे। हम झूठे पड़ गए तो मलिक बशीर गुल हमें लात मारकर बस्ती से बाहर करेगा, और ये भी बड़ी बात नहीं कि जरगे वाले कोई फड्डा ही डालते। पहलवान की बात से यह साबित हो गया था कि वो और नज्जो यहाँ मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं। अब मजीद वजाहत की जरूरत नहीं थी। जहां तक निकाह का मसला था तो मैं इस बारे में भला क्या मदद कर सकता था। मेरी मालूमात बस इतनी ही थी कि निकाह दो आकिल बालिग और मुसलमान गवाहों के बगैर मुनअक्कद नहीं होता, यानी निकाह खां को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 3 मर्दों की जरूरत होती है। अगर 2 औरतें मौजूद हों तो फिर 2 मर्द काफी समझे जाते हैं। उससे ज्यादा की रायत कम अज कम मेरे इल्म में नहीं थी। मैंने पहलवान को समझाया कि यह काम इतना आसान नहीं जितना वो ख्याल कर रहा है। फिलहाल वो दोनों इस मसले को ना छेड़ें तो बेहतर है। इस दौरान चौपड़े से बाहर किसी शख्स ने पहलवान को पुकारा। वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। चलने बाद उसने अंदर आकर कहा, साहब यार मैं मलिक बशीर गुल के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा, इतनी देर तुम नज्जो से बातें शातें करो। उसने नज्जो को मुझसे पर्दा नहीं करवाया था और ना बातचीत के सिलसिले में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था। वो चला गया तो नज्जो मेरे पास आ बैठी। ताम हवेली के बैठने और इस बैठने में बहुत फर्क था। उसने चादर से सर ढक रखा था और बैठने के अंदाज से मतानक झलकती थी। मैंने कहा, नज्जो मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। एकदम वो भी आजुर्दा हो गई, जैसे हवेली के कुबत खाने में गुजरे हुए अजाबनाक शब रोज उसकी निगाहों में घूम गए हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि वो रो पड़ेगी, फिर उसने खुद को संभाला और धीमी आवाज में बोली, साहब जी मेरी जान भी आपके काम आ जाती तो मेरी खुशबख्ती थी। ऐसा क्यों कह रही हो नचो, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। क्या बड़ापन देखा है तुमने मुझ में? उसने एक नजर मुझे देखा और बात बदल कर बोली, आप यहाँ आ गए हैं तो आप वापस ना जाएं, अपनी बहन भी यहाँ बुला लें। मैं सच कहती हूँ इसमें आपके लिए बेहतरी है। मैंने कहा, लगता है यहाँ आकर और शहबाज के साथ तुम खुश हो। उसने पलकें झपका कर कहा, खुशी तो मुकद्दर से बहुत दूर है जी, पर इतना जरूर है कि हवेली के भांबड़ से दूर होकर सुकून मिल गया है। वो जागीर नहीं है जी, एक दोजक है, अल्लाह वेरी दुश्मन को उसमें ना फेंके। लेकिन माँ बाप तो याद आते होंगे ना? मैंने कहा, बहन भाई घर बार हम उम्र सहेलियां सब कुछ इतनी जल्दी भूल तो नहीं गया होगा। वो आह भर कर बोली, बहन तो है कोई नहीं जी, एक भाई था वो भी जागीरदार के हाथों मारा गया। अब्बे को फांसी हो गई थी। एक माँ है वो भी ना होने जैसी, अजल की बीमार है, हर वक्त अफीम खा कर पड़ी रहती है। हाँ गांव की गलियां बाजार जरूर याद आते, सारी उम्र वहीं गुजरी है ना। मैंने पूछा, शहबाज से तुम्हारी मंगनी तुम्हारे वालिद के मरने से पहले होगी थी? जी साहब जी। नज्जो ने शहबाज के बयान की तस्दीक की। मुझे होश ही नहीं है कि कब की बात है। मेरे अब्बे के पास काफी जमीनें थीं, खाता पीता जमींदार था। शहबाज के घर वाले इतने सुखी नहीं थे, तेल का डिपू था उसका, बस गुजर हो जाती थी। उस वक्त शहबाज की माँ कहा करती थी, क्या हुआ कुड़ी का रंग जरा पक्का है तो अकल शक्ल वाली तो है ना। मेरी माँ कहा करती थी, देखना जनते बड़ी होकर मेरी कुड़ी दूध की तरह सफेद निकलेगी। लेकिन फिर मेरे अब्बे पर कत्ल पड़ गया। 3-4 साल के अंदर थाने कचहरियों के चक्कर में सारी जमीनें बिक गईं। जो कुछ था हमारे पास अब्बे के साथ ही खत्म हो गया। उसके बाद चाची रिफ्ते ने कभी हमारे घर की दहलीज पार नहीं की। बस मेरी माँ ही कभी कभार उसे मिलाती थी। जब वो बीमार हो गई तो ये ताल्लुक वास्ता भी खत्म हो गया। भाई मुझसे छोटा था, माँ के साथ साथ उसका बोझ भी मुझ पर था। मुझे हवेली में नौकरी करनी पड़ी। फिर ऐसा हुआ कि जिस भाई के लिए ख्वार होती थी वो भाई भी न रहा। मैंने आपको बताया था ना कि जागीरदार ने उस बदनसीब को बेले में भगा भगा कर मार दिया था। भाई के जिक्र पर नज्जों की आंखें भीग गई। वो थोड़ी देर नाक से सूं सूं की आवाजें निकालती रही, फिर आंसुओं का एक बड़ा सा घूंट भरकर बोली, शहबाज ना होता तो अब मैं भी बेले के कब्रिस्तान में होती। ये मुझे अपनी जान पे खेड़ के यहाँ लाया है। अब कुछ कहते कहते वो फिर रुक गई। पलकों पर बोझ सा पड़ गया था। हाँ हाँ कहो, मैंने उसे दिलासा दिया। वो बोली, शहबाज मुझसे शादी करना चाहता है। वो कहता है कि हम सरदार बशीर गुल के साथ अफगानिस्तान निकल जाएंगे। थोड़े दिनों में सरदार अपनी बकरियों का एक अज्जड़ बेच रहा है। उसने शहबाज को रकम देने का वादा किया है। शहबाज कहता है वो सरदार के छोटे भाई रुस्तम के साथ मिलकर काम करेगा। वो अफगानिस्तान से सौदा लाकर यहाँ मंडी में बेचेंगे, उसमें बड़ा मुनाफा होता है। उसने मेरे लिए चांदी के जेवर बनवा रखे हैं और चंद रेशमी जोड़े भी लाया है।
कहता है मैं तुझे वोटी बनाऊंगा और 1 साल तक तुमसे कोई काम काज नहीं लूंगा। आखिरी जुमला जैसे रवानी से नज्जो के मुंह से निकल गया था वो शर्मा गई। खून के दबाव से उसका सांवला रंग कुछ और सांवला हो गया था। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, बस्ती वालों को तो तुम दोनों ने यही बताया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब फिर निकाह करोगे तो वो क्या कहेंगे? नज्जो का सर नदामत से झुक गया था। धीमी आवाज में कहने लगी, यही तो उलझन है। शहबाज ये मसला पूछने के लिए आज भी कहीं गया हुआ था। अब तक मेरी उससे बात नहीं हुई, पता नहीं मौलवी साहब ने क्या बताया। बीच की बात न मैं कर सकता था न नज्जो करने की जुरात रखती थी। हकीकत यही थी कि वो दोनों बस्ती में आकर दरमियान का फासला मिटा चुके थे। नज्जो जैसी बेसहारा लड़कियों को मजबूत सहारत की जरूरत होती है, चाहे वो उन्हें अपनी आबरू की कीमत पर ही मिले। उसके पास जो कुछ था उसने पहलवान को सौंप दिया था और अब उसके साथ घर गृहस्थी के ख्वाब देख रही थी। हमारी गुफ्तगू के दौरान ही पहलवान वापस लौट आया। उसने बताया कि सरदार के पास लंगर खान मौजूद था। उसने अपने कुत्ते का रफ्फड़ डाला हुआ था। वो एशियन कुत्ता उसने 2 माह पहले कहीं से 1000 रुपए में खरीदा था। अब वो रकम का मुतालबा कर रहा है। बड़ी बहस तकरार के बाद 500 रुपए हर्जाना तय हुआ है। ये इतला देकर पहलवान सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मेरी जेब में वही 200 रुपया था जो तलाशी के दौरान बरामद हुआ था और बाद में सरदार बशीर गुल ने मुझे लुटाया था। मैंने ये 200 रुपया पहलवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस वक्त तो यही रुपए हैं, बाकी डेरे पर हैं, सुबह तो मिला दूंगा। पहलवान ने अजराहे तकल्लुफ ये रुपया लेने से इनकार कर दिया, ताहम मेरे इसरार पर रख लिए। बाकी 300 रुपया उसने अपनी जस्ती टंग में से निकाला। उस टंग में जर्क बर्क जनाना लिबास भी रखे थे। उसके अलावा जेवर के एक डिब्बे की झलक भी दिखाई थी। नज्जो ने ठीक ही कहा था कि पहलवान उसके चाव पूरे करने की फिक्र में था। वो 500 रुपया ले गया और सरदार को देकर चलती वापस आ गया। अब रात के करीबन 10 बज चुके थे। कोहे सफेद को छू कर आने वाली तेज हवाएं झोंपड़ों और ऊनी खैमों पर पिहिम झलकार कर रही थी। कभी कभी दूर से किसी गीदड़ या भेड़िए की चिल्लाती हुई आवाज बुलंद होती और फिजा में एक सिनसनी सी भर देती। मैं और शहबाज लिहाफ ओढ़कर अंगीठी के करीब निमतराज हो गए। पहलवान ने अपनी राइफल लोड करके सरहाने रख ली और मुझे भी ऐसा करने का मशवरा दिया। खुशखुबानियों और पिस्ते से भरी हुई थालियां हमारे दरमियान थी और उंगलियों में सिगरेट थे। पहलवान तो चैन स्मोकर था। सिगरेट मुट्ठी में बंद करके बड़ा होलनाक कश लगाता था। वो लिबास और डेल डॉल की हद तक पहलवान था, जबकि बाकी वो सारी कबाहतें उसमें मौजूद थीं जो कि इस पहलवान को थोड़े ही अरसे में साबिक पहलवान बना देती हैं। पहलवान ने कश लगाकर खोए लहजे में कहा, मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब हमने अटक जेल की गाड़ी पर हमला किया था। ये वही एम्बुलेंस थी जो तुम्हें लेकर अस्पताल की तरफ ले जा रही थी। हमें कुछ पता नहीं था कि इसमें कौन है और कहां जा रहा है। हम तो सिर्फ एम्बुलेंस के ड्राइवर नादर अली को सबक सिखाने आए थे। ये नादर अली कहने को तो एक ड्राइवर था, लेकिन बड़ा फन्ने खां और फड्डेबाज बंदा था। और तो और जागीरदार तक को आंखें दिखा जाता था। कहते हैं झील में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं डालना चाहता। वो जागीरदार के जमीनों में रहकर उसके सामने अकड़ता था। जागीरदार ने उसे अगवा करने का हुक्म दिया था। हमने एम्बुलेंस को रोका तो अंदर बैठे हुए पुलिसियों ने हम पर फायरिंग खोल दी। हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पुलिस वाले गाड़ी छोड़कर भाग गए। नादर अली भी गायब हो गया। सिर्फ तुम अंदर लंबी सीट पर रह गए। तुम बेहोश थे और चेहरा मिट्टी रंगा हो रहा था। वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। हम जेल की एम्बुलेंस तुम्हारे समेत अपने साथ ले गए। फिर कुछ आगे जाकर एम्बुलेंस तो छोड़ती, मगर तुम्हें झंग ले जाकर जागीरदार की हवेली में पहुंचा दिया। वो सारी रात पहलवान से बातें करते गुजर गई। लालटेन की ख्वाबनाक रोशनी में पहलवान और मैं मुसलसल मसरूफ गुफ्तगू रहे। रात भीगती चली गई और आखिरकार उस झोपड़े से बाहर सुबह काजिब के आसार नजर आने लगे। मुझे रह रहकर साथियों का ख्याल आ रहा था। मैं किसी को बताए बगैर यहाँ तक चला आया था और अब मेरी गुमशुदगी को करीबन 15 घंटे हो चुके थे। यकीनी बात थी कि सब लोग मेरे लिए फिक्रमंद होंगे। खास तौर पर एसपी बरकत का तो मेरी जुदाई में बुरा हाल होना यकीनी था। एन मुमकिन था कि वो पुलिस वालों का मखसूस गाना आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है गा रहे हूँ और तसव्वुर ही तसव्वुर में मुझसे मुक्कालात कर रहे हूँ। मैंने सोचा कि अंधेरा झटते ही यहाँ से निकल चलूंगा और 7-8 बजे तक पड़ाव में पहुंच जाऊंगा ताकि मेरी वजह से आज का प्रोग्राम धर्म बरहम न हो। लेकिन वो जो किसी ने कहा है, मैंने खुदा को अपने इरादों की नाकामी से पहचाना। यहाँ भी कुदरत कामिला ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया। 3:30-4 बजे का वक्त था जब बस्ती के कुत्ते जोरों शोर से भौंकने लगे। जवाब में कुछ फासले से चंद और कुत्तों ने भी अचानक भौंकना शुरू कर दिया था। मेरे साथ साथ पहलवान के कान भी खड़े हो गए। पहलवान ने उठकर झोपड़े का खिड़की नुमा दर खोला और बाहर झांकने लगा। राइफल उसके हाथ में थी। दफातन बुहली कुत्तों की मखसूस आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरे कान धोखा नहीं खा रहे थे। ये यकीनन कबीर अली शाह के कुत्ते थे। नचो ने मेरी उधड़ी हुई जैकेट सुई धागे से मुरम्मत कर दी थी और कमीज को भी गुजारे लायक कर दिया था। मैं पहलवानी लिबास उतार कर जल्दी जल्दी अपनी औकात में आया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। पहलवान मेरी उजलत देख देख कर हैरान हो रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरे साथी ढूंढते हुए पहुंच गए हैं। हमारी आवाजें सुनकर नचो भी अकबी हिस्से से आ गई। उसकी आंखें बता रही थी कि हमारी तरफ वो भी नहीं सोई। साहब जी, आप जा रहे हैं? उसने पूछा।
शायद जाना ही पड़े। मैंने जवाब दिया, लेकिन घबराओ मत, अभी हम यहीं हैं, कल या परसों दोबारा मुलाकात होगी। मेरे जवाब ने नज्जो को मुतमिन कर दिया था। वो मेरी शिकारी बूट ले आई, उन्हें धोकर साफ करके उसने बिल्कुल चमका दिया था। मेरे बूट पहनते पहनते झोपड़े के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स ने पहलवान को पुकारा। पहलवान ने दरवाजे पर जाकर चंद बातें की और आकर मुझे बताया कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और अब सरदार बशीर गुल के पास खड़े बातें कर रहे हैं। मैंने पहलवान को साथ लेकर जाना मुनासिब नहीं समझा और वहीं झोंपड़े में उससे रुखसत होकर सरदार बशीर गुल के झोंपड़े पर पहुंच गया। मेरी निगाह सबसे पहले इंस्पेक्टर बाजवा पर पड़ी। उसके साथ हेड कांस्टेबल नजीर भी मौजूद था। उसके अलावा कबीर अली शाह, उसके 2 खादम और खसादार फौज के 5 जवान भी उस पार्टी में शरीक थे। मुझे देखकर इंस्पेक्टर बाजवा के चेहरे पर कामयाबी की चमक नमूदार हुई। उस वक्त हम शिकारियों के भेस में थे, लिहाजा सल्यूट वगैरह का चक्कर नहीं था। इंस्पेक्टर बाजवा ने अपने अफसराना गुस्से पर काबू पाकर यारी दोस्ती के लहजे में कहा, भले मानस, ये क्या किया तुमने? हमारा तो आधा खून खुश्क हो गया है तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। बस बाजवा साहब, हालात ही ऐसे हो गए थे। अभी बताता हूँ आपको। इंस्पेक्टर बाजवा और कबीर अली शाह की निगाहें मेरे चेहरे की खराशों और खस्ताहाल जैकेट पर थीं। मैंने पहलवान को मना किया था, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे मौके पर पहुंच गया। सरदार बशीर गुल के साथ पहलवान की चंद बातें हुई। मैंने पहलवान के जरिए सरदार का शुक्रिया अदा किया। जवाबन सरदार ने पहलवान की वसातत से सबको कहवे की दावत दी। कबीर अली शाह ने मकामी जुबान में पाउंदा सरदार से चंद जुमलों का तबादला किया। कालमन उसने माजरत की थी और कहा था कि वो बहुत जल्दी में है और सूरज निकलने से पहले पहले अपने पड़ाव में वापस पहुंचना चाहते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम पाउंदा बस्ती से रुखसत होकर अपने पड़ाव की तरफ गामजन हो गए। 2 फरलांग का फासला इंस्पेक्टर बाजवा ने मुश्किल तय किया, फिर अपनी पूरी अफसराना शान से मुझ पर हमला आवर हुआ। हाँ भाई, ये क्या तमाशा है? कुछ पता है कितना ख्वार हुए हम? एसपी साहब ने एक एक बंदे को समझाया था कि बगैर बताए कोई इधर उधर ना हो, और सबसे ज्यादा जोर तुम पर गया था। कुछ याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है जनाब, मैंने मातहताना इंकिसार से कहा, लेकिन मौका ऐसा था कि मैं किसी को न जगा सका और ना बचा सका। बस एकदम ही वो खाना खराब सामने आ गया था। कौन आ गया था सामने? वही जनाब जिसे अभी मिले हैं आप, वो लाल कुर्ते और धोती वाला पहलवान शहबाज कहते हैं उसे। कौन है ये? बड़े काम की शय है जी। मैंने यूं ही 4 मील उसके पीछे जूते नहीं तोड़े। ये बंदा झोंक जामन का रहने वाला है, जागीरदार की हवेली में काम करता रहा है, उसके खास करिंदों में शुमार होता था इसका। इंस्पेक्टर बाजवा का तना हुआ चेहरा नरम पड़ गया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, आपने ही तो बताया था कि हिश्तियारी ईसाजान और जागीरदार कादर जमान में टांका है। ये पहलवान उस टांके की खुल्लम खुला सबूत है। इंस्पेक्टर बाजवा ने पूछा, तुम इसे कैसे जानते हो? ये एक लंबी कहानी है जी। मैंने कहा, रिजाल साहब को पता है सब कुछ। उन्होंने एक बार सादा लिबास में मुझे कादर जमान की हवेली में भेजा था, वहीं से हमारी जान पहचान हुई थी। इंस्पेक्टर बाजवा को साहिब साहब से मेरे खसूसी ताल्लुकात का इल्म था, लिहाजा वो मरऊब सा होकर गुद्दी सहलाने लगा। कबीर अली शाह ने पूछा, कोई काम की बात मालूम हुई या नहीं? मैंने कहा, बिल्कुल मालूम होगी जी, क्यों नहीं मालूम होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। बंदे को ढब पर लाना तो होता है। ये ढब क्या होती है? कबीर अली शाह से ना रहा गया। ये होती नहीं जी, होता है। जैसे आप मुंह में उंगली डालकर निस्वार को उसके ठिकाने पर लाते हैं, या पंजाबी भाई लस्सी पीते हुए गिलास हिलाकर मक्खन आगे की तरफ करते हैं, तो उसे कहते हैं ढब पिलाना। मैं साथ साथ उन्हें तफसीलात से आगाह करता जा रहा था और साथ ही हम अपने कैंप के पास पहुंच चुके थे। एसपी बरकत अली ने अच्छा खासा मुझे झाड़ा था, लेकिन जब उनके सामने मैंने सारी इतलात पेश की तो कुछ उन्हें भी एहसास हुआ कि मैंने गलत नहीं किया था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। यह एतवार की शाम का वाक़या है। हम ठिठरे हुए खैमों में सुकड़े सिमटे बैठे थे कि नशीब से उभरने वाली एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने कबीर अली शाह की तरफ देखा। वो शिकारी था और ऐसे लोग बड़ी तेज हिस्स समात रखते हैं, मगर वो उस आवाज़ को सुन नहीं सका था। गालबन किसी गहरी सोच में गुम था। मुमकिन है बारिश की तवालत और कुत्तों के रातब का हिसाब किताब जोड़ रहा हो। खुशगुल नाइक अब्बास खान भी उस आवाज़ से बेखबर रहा। वो खेमे के वस्त में टेबल लैंप के करीब गर्दन झुकाए अफसुर्दा बैठा था। उस अफसुर्दगी की वजह तो यकीनन कुछ और ही रही होगी, मगर लग रहा था कि नाइक साहब उस वक्त को खुश रहे हैं जब उन्होंने पक्का राग छेड़कर बारिश को दावत दी थी। नाइक के हक में इंस्पेक्टर बाजवा ऐसे खराटे ले रहा था जैसे वो बारिश के साथ शर्त बांध कर सोया था। जाहिर है उसने ये आवाज़ नहीं सुनी होगी। चंद लम्हे बाद आवाज़ दोबारा उभरी। इस मरतबा कदमों की चाप खासी वाज़ेह थी। ये 1 से ज़ायद अफराद थे जो नशीब से बरामद होकर पड़ाव की जानब आ रहे थे। अब कबीर अली और नाइक आवाज़ के कान भी खड़े हो गए। उन्होंने लपक कर अपनी राइफलें संभाली। खैमे में मौजूद बाकी 5 अफराद भी यकदम चौकस हो गए। मैंने टार्च थाम कर खैमे का पर्दा हटाया। डर के एन सामने 3 पहाड़ी खड़े नजर आए। उनमें से 2 के पास किलहाड़ियां और एक के पास 303 राइफल थी। उन तीनों ने बरसातियां उड़ रखी थीं, फिर भी लिबास पानी में शराबूर और पांव कीचड़ में लथपथ थे।
मेरी टार का रोशन दायरा राइफल बरदार के चेहरे पर पड़ा। महसूस हुआ कि मैंने उस शख्स को देखा हुआ है। फिर एकदम मैं पहचान गया, वो पाउंदों के सरदार बशीर गुल का छोटा भाई रुस्तम था। नज्जो ने अपने झोपड़े में उसी रुस्तम का जिक्र किया था और बताया था कि शहबाज उसके साथ मिलकर कारोबार करने का इरादा रखता है। अब साथ वाले खेमे से एसपी साहब सूबेदार मरजान के बाहर निकल आए थे। उसके अलावा करीब खड़ी जीपों से भी फोर्स के जवान बाहर झांकने लगे थे। कौन है? एसपी ने कड़क कर पूछा। मैंने बताया कि पाउंदा बस्ती के लोग हैं। इस इतला पर सारी शिकार पार्टी उनके गिर्द इकट्ठी होगी। कबीर अली शाह ने आगे बढ़कर सरदार के भाई से मुकालमा किया। काफी संजीदा किस्म की गुफ्तगू थी ये। इसमें एक दो बार शहबाज का नाम भी आया था। मेरे कान तो अजनबी कदमों की चाप से ही खड़े हो गए थे। अब सूरत हाल संगीनी का एहसास भी हो रहा था। फिर मुकालमा खत्म करके कबीर अली शाह ने मुझे बताया कि शहबाज पहलवान कल रात से लापता है। उसके झोंपड़े से कुछ चीजें भी गायब है, जिनमें एक जस्ती ट्रंक और 3-4 हजार रुपया नकद है। कोशिश के बावजूद अभी तक ना शहबाज का कुछ पता चला है और ना गुमशुदा चीजों का। ये इतला तशवीशनाक थी। जाहिर है आज दिन भर तलाश करने के बाद भी ये लोग मेरी तरफ आए थे। मेरी तरफ आने की वजह भी अया थी। सिर्फ 4 रोज बेशतर मैं पाउंदा बस्ती में पहलवान से मिला था और उसके झोंपड़े में रात गुजारी थी। यूं पहलवान से मेरी शनासाई साबित हुई थी। अब बस्ती वालों ने सोचा होगा कि मुमकिन है पहलवान मुझसे मिलने कैंप में पहुंचा हो। रुस्तम वगैरह को मालूम था कि हमारा कैंप ढोकी तालाब के पास है, लिहाजा वो 5-6 मील का दुश्वार फासला तय करके यहाँ पहुंच गए थे। हमने तीनों अफराद को खेमे में बिठाया, कहवे और बिस्कुटों से तवाज़े की। कबीर अली शाह ने उन्हें बताया कि पिछले 3 रोज से मुसलसल बारिश हो रही है और बाहर का कोई बंदा भूले भटके भी इधर नहीं आया। यह मायूस को नितला सुनने के बाद रुस्तम और उसके दोनों साथी जल्द अज जल्द वापस जाना चाहते थे। मैंने एसपी साहब के खेमे में जाकर उनसे रुस्तम के साथ जाने की इजाजत तलब की। एसपी साहब को भला क्या एतराज हो सकता था? यहाँ भी तो हम बेकार बैठे थे। मुमकिन था कि हरकत में बरकत का कोई पहलू निकला था। खदशा सिर्फ एक ही था कि कहीं पहलवान की गुमशुदगी में मुझे मुलव्वस न कर दिया जाए। उसी खदशे के पेश नजर एसपी साहब कुछ हिचकिचा रहे थे। मैंने उनकी हिचकिचाहट का राज पा लिया था, लिहाजा 2 बोलों में ही उन्हें राम कर लिया। वो कहने लगे, ठीक है लंबू, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन बेहतर है कि अकेले न जाओ। पैसे भी जुबान की मुश्किल पेश आएगी। इंस्पेक्टर बाजवा ने कहा, चौधरी साहब क्यों ना नायक अब्बास को साथ भेज दिया जाए। एसपी साहब ने सवालिया नजरों से सूबेदार मरजान खान की तरफ देखा। मरजान खान ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं खुद भी जाने को तैयार हूँ। इस तरह तय पा गया कि मैं और अब्बास खान बस्ती वालों के साथ जाएंगे। रात के 8 बज चुके थे। बारिश के सरलाटों से जंगल साए साए कर रहा था। शब की तिरकी में आसमान किसी पुरजोश आशिक की माने जमीन पर चुका हुआ था और नशीबो फराज भीगते चले जा रहे थे। कभी कभी तो यूं लगने लगता था कि जमीन और आसमान के कलाबे में पानी और गर चमक के सिवा कुछ बाकी ही नहीं रहा था। मैं और नायक आवाज शिकारी बूट पहनकर और पॉलीथिन की हूम मेड बरसातियां ओढ़कर जाने के लिए तैयार हो गए। हसबे मामूल शिकारी चाकू, टार्चें और राइफलें हमारे पास थीं। तवक्को के ऐन मुताबिक एक दुश्वार सफर साबित हुआ, लेकिन उसकी तवादत हमारी तवक्को से कम निकली। पाउंदे रास्ते की हर ऊंच नीच से वाकिफ थे। उसके अलावा उन्हें शॉर्टकट रास्तों का भी इल्म था। वो सिर्फ 1.5 घंटे में हमें ढोकी तालाब से पाउंदा बस्ती में ले आए। बस्ती वाले हमें देखकर थोड़ा सा हैरान हुए। हमारे पहुंचते सरदार बशीर गुल ने हमें अपने नीम गर्म झोपड़े में बुला लिया। वो 4 अदद औरतों का बिला शिरकत गैर मालिक था, यानी वो उसकी बीवियां थी। सबसे छोटी बीवी उसके साथ झोपड़े ही में रहती थी, जबकि बाकी 3 के लिए 2 अलहदा खैमे नस्ब किए गए थे। सरदार ने झोपड़े के मर्दाने में हमें शर्फे मुलाकात बख्शा। पहलवान की गुमशुदगी से वो खासा परेशान नजर आता था। उसने नायक अब्बास खान को मुतरज्जम बनाकर मुझसे चंद सवालात किए। ये सवाल बिल्कुल तफ्तीशी अंदाज के थे। सरदार बशीर गुल ने पूछा, तुम पहलवान को कब से जानते हो? मैंने कहा, करीबन 6 माह से। जिला झंग के एक जिला में इत्तफाकिया मुलाकात हुई थी। जिला झंग के एक मौजू में इत्तफाकिया मुलाकात हुई थी, फिर जान पहचान होगी। वो बोला, पहलवान से आखिरी मुलाकात कब हुई? यहीं बस्ती में मंगल की सुबह। आप लोगों के सामने मैंने पहलवान को खुदा हाफिज कहा था। मंगल की रात तुम उसके साथ झोंपड़े में रहे थे। क्या उसने कहीं आने जाने की बात की थी? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात हमारे दरमियान नहीं हुई। पहलवान सारा वक्त अपने आइंदा प्रोग्रामों की बातें करता रहा। उसका कहना था कि आपने उसे कुछ रकम देने का वादा किया है और वो आपके छोटे भाई रुस्तम खान से मिलकर कोई काम करेगा। सरदार ने अपनी गुड़गुड़ी की आधी चिल्म एक तवील कश में बराबर करते हुए कहा, तुम उसके दोस्त हो, हमसे ज्यादा जानते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर वो खुद गया है तो कहाँ जा सकता है? मैंने कहा, यह बड़ा मुश्किल सवाल है सरदार। और जब तक जो कुछ मालूमात हासिल है उससे तो यही अंदाजा होता है कि वो खुद नहीं गया। अगर उसकी बीवी यहाँ है तो फिर उसने कहाँ जाना था? उसके अलावा नकदी और जेवरात का गायब होना भी जाहिर करता है कि कोई हादसा हुआ है। तुम्हारा मतलब है चोरी वगैरह? बिल्कुल, यही बात जहन में आती है। सरदार के तासरात से जाहिर था कि वो खुद भी उसी अंदाज से सोचता रहा है। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शहबाज की घरवाली से मिल लाऊं। सरदार ने उस मुलाकात पर कोई एतराज नहीं किया। दर हकीकत बस्ती में आकर और सरदार बशीर गुल की पूछगछ का सामना करके मैंने अपना एतमाद बहाल कर लिया था। अगर पहलवान की गुमशुदगी के हवाले से कोई मुझ पर शक भी कर रहा था तो अब मुतमिन हो गया था।
नाइक आवाज खान को सरदार के झोपड़े में छोड़कर मैं नज्जो के पास पहुंचा। वो अपने झोपड़े में 2 औरतों के साथ खामोश बैठी थी। बाल परेशान, आंखों में रत चका, चेहरे पर जैसे पहलवान का इंतजार नक्श हो चुका था। मुझे देखकर वो एकदम सिसक उठी। उसके पास बैठी हुई औरतें खुद ही उठकर बाहर चली गई थीं। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, इतनी परेशानी की बात नहीं है, वो कोई बच्चा तो है नहीं कि कोई उठा के ले गया होगा। सारा इलाका उसका देखा वाला है, आ जाएगा कहीं ना कहीं से। वो बदस्तूर सर झुकाए आंसू बहाती रही। जब आंखों के रास्ते दिल का गुबार निकाल चुकी तो कदरे पुरस्कून नजर आने लगी। मैंने पूछा, तुम्हें कब पता चला कि शहबाज झोपड़े में नहीं है? वो बोली, शाम को देर से आया था, कहता था कि सरदार बशीर गुल के पास बैठा रहा हूँ, खाना भी ठीक से नहीं खाया और सो गया। मैं भी सो गई। रात किसी वक्त मेरी आंख खुली, झोपड़े में बड़ी ठंड थी। मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ है। लालटेन की लो ऊंची करके दरवाजा बंद करने लगी तो शहबाज अपने बिस्तर पर नहीं था। फिर मेरी नजर पर छत्ती पर पड़ी, वहां जस्ती ट्रंक भी नहीं था। मैंने आले दुआले के झोपड़ों से पता किया, किसी को कुछ मालूम नहीं था। इतने में सरदार और उसका भाई रुस्तम भी आ गए। सब ढूंढने लगे लेकिन शहबाज का कोई पता नहीं चला। नजो की पूरी रुदाद सुनने के बाद मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, कहाँ जा सकता है वो? बस्ती में किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया था उसका? वो बोली, झगड़ा तो किसी से नहीं था, ये बात तो किसी एक को मालूम होगी कि वो आज सरदार से पैसे लेकर आया है। कौन से पैसे? वही 3000 रुपया जो झोपड़े से गायब हुआ है। वो रकम शहबाज उसी रात सरदार से लेकर आया था। वो मेरे लिए नई इतला थी। मेरे पूछने पर नजो ने बताया कि ये रकम उसने शहबाज की जेब में देख ली थी। पूछने पर शहबाज ने बताया कि सरदार से लेकर आया हूँ। नजो ने पूछा कि क्या करनी है ये रकम? वो मुस्कुराकर बोला, कुछ करनी है। नज्जो के 2-3 बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। नज्जो ने सोचा कि शायद वो उसे कोई कीमती तोहफा वगैरह देने के चक्कर में है। उसने उसे मना किया कि वो कोई ऐसा काम न करे। नई जिंदगी शुरू करने के लिए उन्हें एक एक पैसे की जरूरत है। शहबाज उसकी बातें सुनता रहा लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। मैंने नज्जो से कहा, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हें चोरी का शक है। वो बोली, उसके सिवा और क्या सोचा जा सकता है? मुझे लगता है सरदार के झोंपड़े से ही कोई उसके पीछे लग गया था। वो झोंपड़े के आसपास फिरता रहा। जब हम सो गए तो अंदर घुस आया। हो सकता है बाद में शहबाज की आंख खुली हो, ट्रंक गायब देखकर वो झोंपड़े से बाहर निकल आया हो। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बस्ती से बाहर ढलान के पास गलहाड़ी का टूटा हुआ दस्ता मिला है और गीली जगह पर पांव के निशान भी हैं। हो सकता है शहबाज की किसी से लड़ाई हो गई हो। एक बार फिर नजो के सामने चेहरे को देशों की तीरगी ने ढांप लिया। उस हालत में मुझे बड़ी काबिल रहम नजर आई। अपनी जन्मभूमि से सैकड़ों मील दूर उस वीराने में शहबाज उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा था और अब वो भी लापता था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे झोंपड़े का दरवाजा देखा है। ये बाहर से बंद नहीं होता लेकिन अंदर से तो होता है। जाहिर है रात को तुम दरवाजा खुला छोड़कर तो नहीं सोते हो। मेरे सवाल के जवाब में वो लालटेन उठाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और उसे हिला जिलाकर बताने लगी कि किस तरह दरवाजे को थोड़ी देर आगे पीछे हरकत दी जाए तो कुंड खुद ब खुद उतर जाती है। दफातन मेरे जहन में बागड़ खेल के अजीबो गरीब अल्फाज गूंजे। ये उस बस्ती का नाम था जहां पहलवान किसी मौलवी साहब का खोज लगाने गया था और नामुराद वापस आया था। पहलवान की बातों से पता चला था कि वो 1-2 रोज पहले भी वहां जा चुका है। मैंने नज्जो से पूछा कि क्या बागड़ खेल में पता कराया है? वो नफी में सर हिलाने की बोली, मुझे तो नहीं लगता कि वो उधर गया होगा। क्या लेने जाना था उसने? और अगर जाना भी था तो मुझे बता कर जाता। और फिर ट्रंक लेकर जाने का क्या मतलब था? वो बहुत उलझी हुई थी, बिल्कुल रूहानसी हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैं नज्जो के पास से उठाया और सरदार बशीर गुल के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, सरदार बशीर गुल, आप एक काम करें, जहाँ इतनी भाग दौड़ की है वहाँ एक आदमी बागड़खेल भी भेजते। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ आने के बाद पहलवान 2-3 मरतबा वहाँ गया है। बागड़खेल का जिक्र सुनकर एक सफेद रेश शख्स चौंका। उसने कहा, 2 हफ्ते पहले मैंने भी शहबाज को बागड़खेल में देखा था। वहां एक जगह परिंदों की बोली हो रही थी। शहबाज हजूम में खड़ा था। मैंने उसे बुलाना चाहा लेकिन वो एकदम लोगों में गुम हो गया। बागड़खेल में जानवरों की बोली के बारे में मैंने पहले भी सुना था। इस सिलसिले में तफसील पूछी तो पाउंदा सरदार ने बताया कि बागड़खेल के लोगों का पेशा ही जानवर और परिंदे वगैरह पकड़ना है। कूंज, मुर्ग, शाहीन, लूंबड़, खरगोश और बाज़ औक़ात ये लोग बालाई इलाकों से भेड़िया और रेछ तक पकड़ लाते हैं। बागड़खेल जाने वाले अफराद तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आए। उस वक्त शब के 2 बज चुके थे। बस्ती से कुल 3 अफराद गए थे लेकिन वापस आने वाले 8 थे। उनमें से 4 अफराद ने एक चारपाई उठा रखी थी। चारपाई पर कोई मौजूद था। उसे बारिश से महफूज रखने के लिए उस पर मोमी कागज डालकर रस्सी वगैरह से बांध दिया गया था। दूर से देखने पर लगता था जैसे ये लोग किसी की अर्थी उठाए ला रहे हो। सरदार के झोपड़े में पहुंचने से पहले ही चारपाई वाले एक दूसरे समत में मुड़ गए। सिर्फ 2 अफराद हमारे पास आए जो पहलवान शहबाज का पता करने गए थे। उन लोगों ने सरदार बशीर गुल के साथ चंद जुमलों का तबादला किया। अपने मुतरज्जम अब्बास की जुबानी मुझे पता चला कि चारपाई पर बागड़खेल का कोई मरीज है। उसे पाउंदों के मुआलिज के पास लाया गया है। आने वाले पहलवान के बारे में एक धमाका खेज खबर लाए थे। उस खबर को सुनकर यूं लगा जैसे ये खबर पहले से मुझे मिल चुकी थी। कहीं बहुत अंदर दिल के नहा खाने में उस खबर की गूंज पिछले कई घंटों से मौजूद थी। काश ये सब कुछ न हुआ होता। काश पहलवान की जस्ती ट्रंक में मौजूद वो चांदी
के जेवरात और सपनों से जड़े लिबास नज्जो के लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब कुछ एक दूसरी लड़की के लिए था। वो लड़की जो बागड़ खेल में रहती थी और जिसके साथ कल दोपहर शिवाज की रस्म हो गई थी। मकामी रवाज के मुताबिक लड़की के सरपरस्त ने 4000 रुपए नकद और 2 कीमती राइफलों के इवज अपनी लड़की का हाथ शहबाज के हाथ में थमा दिया था। उस वाकये की तफसील बताते हुए सरदार के कारिंदे आजाद खान ने कहा, पहलवान शहबाज चोरी छुपे कई बार बागड़खील जा चुका था। यहाँ गुलाम खान नामी एक शख्स उसकी सलैक हो गई थी। गुलाम खान आदि नशेबाज है और रकम की उसे हर वक्त जरूरत रहती है। पहलवान ने पहली मुलाकात में ही गुलाम खान की गोरी चिट्ठी खूबसूरत लड़की पर राल टपका दी थी। शादी के लिए लड़की की उम्र थोड़ी थी, यानी सिर्फ 14 बरस, मगर नोटों की झलक ने गुलाम खान को सोचने पर मजबूर कर दिया। कोशिश करके उसने अपनी बीवी को भी रजामंद कर लिया। यूं अंदर ही अंदर खिचड़ी पक गई और गुलाम खान ने 4000 रुपए नकद और 2 राइफलों के एवज पहलवान से लड़की का सौदा कर दिया। 1000 रुपया पहलवान पहले दे चुका था, 3000 रुपया उसने कल दिया और मकामी रस्म के मुताबिक लड़की से अक्द करके ले गया। मैंने हैरत से ये सब कुछ सुना। बज़ाहिर बात अजीब सी लगती थी। बगैर किसी जमानत और गहरी जान पहचान का इतना बड़ा काम हो गया था। एक शख्स ने 4000 रुपए के बदले अपनी नाबालिग बेटी एक अजनबी और बेट ठिकाना शख्स के साथ ब्याह दी थी और वो उसे लेकर चलता बना था। लेकिन जिस इलाके और जिस माहौल में ये वाकया हुआ था, वहां ये गैर मामूली नहीं था। मैंने उससे मिलते जुलते कई वाकयात सुने और पढ़े थे। दुख की बात सिर्फ एक ही थी कि उस वाक़े से मुतासर होने वाली नज्जो थी, वो जो पहलवान शहबाज की हरीश बाहों में खोकर ये समझ रही थी कि उससे मोहब्बत की जा रही है। उसके कालेपन को मुआफ करके एक गोरे मर्द ने उसे अपना लिया है। कैसा अनहोना ख्वाब देखा था उसने। वो किसी करोड़पति सेठ की इकलौती बेटी नहीं थी, ना किसी धांसू अफसर की दुख्तर थी। नज्जो और शहबाज के मसाइल उलझते ही जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम ढोकी तालाब पर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। पड़ाव में सूबेदार साहब के 2 खानसामाओं के अलावा और कोई नहीं था। मालूम हुआ सब लोग सुबह से शिकार पर निकले हुए हैं। आज कई रोज बाद मतला साफ हुआ था। धुला धुला जंगल सूरज की नरम धूप में चमक रहा था। परिंदे फड़फड़ाते हुए अपने घोंसलों से निकले थे और रिज्क की तलाश में महवे परवाज थे। जंगल की दूसरी मखलूक अज किस्म खरगोश, बिल्ला और गुलहरी वगैरह भी हरकत में बरकत के माकूले पर अमल कर ही रहे थे। यकीनन उससे बड़े जानवर भी महवे गश्त होंगे, मगर वो हमारी निगाह से ओझल थे। मैं और अब्बास 4-5 मील का दुश्वार फासला तय करके आए थे। भूख खूब चमकी हुई थी। एसपी बरकत शिकार पर गए हुए थे। शिकार पार्टी की वापसी 2:30 बजे के करीब हुई। वो सब थके मांदे थे। आते साथ ही वो खाने पर टूट पड़े। चाय वगैरह पीने के बाद बरकत साहब ने मुझे अपने खेमे में तलब किया। सूबेदार और कबीर अली शाह भी वहीं मौजूद थे। कबीर अली शाह ने कहा, कांस्टेबल साहब, ये आजकल तुम क्या क्या चक्कर मकर चलाता फिरता है। वो तुम्हारा पहलवान क्या नाम है उस खुदाई कार का? हाँ शहबाज, उसका कुछ खोज मोज लगा के नहीं? मैंने कहा, खोज तो लगा है जी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। क्या मतलब? कबीर शाह ने पूछा। तुम तो ऐसे बात करता है जैसे वो कुछ लेकर रफू चक्कर हो गया है। जी हाँ, रफू चक्कर ही समझे, लेकिन दुख इस बात का है कि वो कुछ लेकर गया है, बल्कि उस बात का दुख है कि वो कुछ छोड़ गया है। कबीर अली शाह ने एसपी बरकत से मुखातिब होकर कहा, एसपी साहब, कभी कभी तो हमको लगता है कि आपका ये कांस्टेबल टेलीविजन के ड्रामों में काम करते करते इधर आ गया है। हर बात घुमा फिरा कर करता है। बरकत साहब ने मुझे घूर कर देखा। बात को उलझाया मत करो, खुलकर बताओ क्या मामला है। मैंने कहा, वो मैंने आपसे नज्जो नाम की लड़की का जिक्र किया था ना, जिसके साथ शहबाज बगैर निकाह के रह रहा था। हाँ हाँ, हमको मालूम है। कबीर शाह ने जबरदस्त दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, तुम आगे बोलो। मैंने सारी कहानी दोहरा दी। छुपाने से कुछ फायदा भी नहीं था। वैसे भी आबाज खान साय की तरह मेरे साथ रहा था। मैं छुपाता भी तो वो जाहिर कर देता। मैंने ये भी बताया कि अब नज्जो की हैसियत उस बस्ती में यर गमाली की तरह है और सरदार बशीर गुल उसकी रिहाई के लिए 8000 रुपया तलब कर रहा है। सूबेदार मरजान और कबीर अली शाह इस रवादात से बहुत मुतासर नजर आते थे, जबकि बरकत साहब का मामला बरक्स था। क्योंकि उस किस्से का ईसा जान वगैरह से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, लिहाजा वो बेजारी जाहिर करते हुए उठ गए और दांतों में खलाल करते हुए बाहर तशरीफ ले गए। कबीर अली शाह ने शहबाज को कोसते हुए कहा, इसका मतलब है वो नर का बच्चा नहीं था। अगर होता तो यूं अपनी औरत को पाउंडों में छोड़ कर न जाता। कांस्टेबल भाई, खुदा का कसम, हमको ये सब सुनकर दुख हुआ है। सूबेदार मरजान ने पुरसोच लहजे में कहा, यह बात तो तय है कि वो रकम लिए बगैर लड़की को आज़ाद नहीं करेंगे। ये भी तुमने अच्छा किया कि उन्हें फौरन पेशगी रकम दे दी। अब कम अज कम परसों तक तो वो पाबंद है। मैंने सरगोशी के लहजे में सूबेदार से कहा, आप जरा अपनी तरफ से बात करके मुझे एसपी साहब से इजाजत लेते। मैं चाहता हूँ कि आज ही वापस चला जाऊँ। किस लिए? कबीर अली शाह ने तेजी से पूछा। रकम का इंतजाम करने के लिए। मैंने सादगी से जवाब दिया। उधर हसन अब्दाल के करीब हमारा एक रिश्तेदार रहता है, मेरा ख्याल है वो कुछ न कुछ जरूर कर देगा। कबीर अली शाह ने तनक कर कहा, कैसा बात करता है एहसान इलाही, क्या मर गया है? हम इंतजाम करेगा रकम का, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अभी शाम से पहले तुमको पैसा मिल जाएगा। तुम जाकर ये पैसा सरदार के मुंह पर मारो और अपना औरत चुड़ा लाओ। सूबेदार ने भी कबीर शाह की तायद की और मुझे तसल्ली देते हुए बोले,
बेफिक्र रहो, हम शाम तक रकम का इंतजाम कर लेंगे। रकम देकर अपनी औरत ले आओ। अगर पाउंदा फिर भी अड़ीमड़ी करें तो हम उन्हें देखेंगे। तुम यहाँ हमारे मेहमान हो, ये तुम्हारा नहीं हमारा मसला है। जनाब, अगर ऐसा है तो फिर मैं ये रकम कर्ज के तौर पर लूंगा और वापस जाते ही आपको लौटा दूंगा। कबीर शाह ने मेरी पीठ थपकी। छोड़ो यार, ये बाद की बातें हैं, फजूल में अपना दिमाग मत हल्का करो, जाओ आराम करो, शाबाश। हस्बे वाला शाम से थोड़ी देर कबल कबीर अली शाह ने 7,000 के नोट गिनकर मेरे हाथ में थमा दिए। वो खाता पीता शख्स था, मुमकिन था उसने ये सारी रकम जेब से ही अदा कर दी हो। उसका एहसार और एतमाद मेरे लिए मुतासर कुन था। रकम मुहैया करने के अलावा उसने बरकत साहब को भी कायल कर लिया था कि उनका हेड कांस्टेबल जो कुछ कर रहा है वह मुनासिब और हस्बे हाल है। लड़की को रिहा करवाना न सिर्फ उनका इखलाकी बल्कि कानूनी फर्ज भी है। बरकत साहब बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गए। उनकी कौन सी बेइज्जती हो रही थी। हाँ, लड़की बरामद हो जाती तो उनकी रेपुटेशन पर थोड़ा सा रंग आ सकता था। अगले रोज अलल सुबह मैं और अब्बास खान राइफलों से मुसल्ला होकर पाउंदा बस्ती की जानब रवाना हो गए। मेरे टखने की चोट अब बेहतर थी, बस मामूली सा लंग रह गया था। चंद फरलांग चलने के बाद पाँव गर्म हुए तो लंग भी दूर हो गया। पड़ाव से पाउंदा बस्ती तक के सारे शॉर्टकट अब मुझे अजबर हो चुके थे। तफील फासले को मुख्तसर तर करते हुए हमने 1.5 घंटे में निस्फ सफर तय कर लिया। ऊंची नीची घाटियों के दरमियान एक वीरान तालाब पर हम कुछ देर सस्ताने के लिए रुके। ये वही जगह थी जहां चंद योम कबल मैं शहबाज पहलवान का ताकुब करते हुए पहुंचा था। पहलवान ने यहां रुक कर पानी पिया था और चंद पाउंदों ने उसके घोड़े की जख्मी टांग का मुआयना किया था। मैं और अब्बास 2 पत्थरों पर बैठ गए। मैंने जख्मी टखने को सहलाने के लिए बाएं बाजू का शिकारी बूट खोला, लेकिन अभी बूट पांव से अलहदा नहीं हुआ था। एक गरजती हुई सी आवाज कान में पड़ी। कोई किसी पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। चिल्लाने वाले की आवाज में गूंज थी, जिसका मतलब था वो किसी गार या खूह में बोल रहा है। जरा गौर से सुना जाता तो साफ पता चलता था कि बोलने वाला नशे में है और सीखने के साथ साथ किसी को पीट भी रहा है। मैं और अब्बास खान एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर एक साथ उठकर हम आवाज की समत बढ़े। आवाज का मंबा ढूंढने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। तकरीबन 50 गज दूर एक तंग खाई में फुलाई और गिरगला के दरख्तों के दरमियान एक घोड़ा बना हुआ था। करीब ही एक खूह का दहाना नजर आ रहा था। आवाज खूह के अंदर से फूट रही थी। मैंने राइफल का सेफ्टी केज हटाकर उसे तैयार हालत में कर लिया। अब्बास खान ने मेरी तकलीद की। मोहतात कदमों से दहाने तक पहुंचकर मैंने अंदर झांका। चंद कदम आगे खूह में एक खम था, लिहाजा अंदरूनी मंजर नजर नहीं आ रहा था। हाँ, आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मुझे ये आवाज कुछ जानी पहचानी से महसूस हुई। अल्फाज पश्तो के थे, लिहाजा मफहूम मेरी समझ से बालातर था। शराबी धारने के साथ साथ किसी की धुनाई भी करता जा रहा था। मैं तजस्सुस की डोर से खूह में खिंचा चला गया। खाम की दूसरी जानब मेरी निगाह जिस चेहरे पर पड़ी वो मेरे लिए जाना पहचाना था। ये गुलाम खान था। परसों रात मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई थी। वो अपनी बीवी की लाश लेकर पाउंदा बस्ती से रुखसत हुआ था। वो बीवी जिसे शहबाज को ढूंढने के लिए जाने वालों के साथ आते हुए एक चारपाई पर मैंने देखा था। अब मैं उसे यहाँ नशे में धुत देख रहा था। नशे की वजह से उसकी आवाज कुछ बदली थी, लिहाजा मैं फौरन शिनाख्त नहीं कर पाया था। गुलाम खान के सामने गधे का एक नौमौलूद बच्चा था। ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते उम्र रही होगी। फुलाई की एक मोटी मजबूत शाख गुलाम खान के हाथ में थी और उसने उस शाख से मार मार कर गधे के बच्चे को लहूलुहान कर रखा था। मेरी तरफ देखकर गुलाम खान चौंका, चंद लम्हे आगे पीछे झूलता रहा, फिर उसकी आंखों में शनासाई की चमक उभरी। शराबियों की तरह उंगली लहरा कर बोला, तुम वही हो ना जिसने परसों रात हाँ क्या किया था तुमने? परसों रात, हाँ याद आया। तुमने उस हरामी को मेरे हाथों मरने से बचा लिया था। मैं समझ गया था कि गुलाम खान का इशारा रुस्तम की तरफ है। हाँ वही हूँ मैंने तस्दीक की। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका दिमाग ठीक कर रहा हूँ। वो गधे की तरफ इशारा करके पुनकारा। इसकी मां गधी का दिमाग भी मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया था। मेरे इशारे पर चलती थी, जरा चू चुरा भी नहीं करती थी मेरे सामने। ये तो कोई शय ही नहीं, अभी कल का बच्चा है। इसे नाक से पानी न पिलाऊं तो गुलाम खान नाम नहीं मेरा। उससे से चीख कर वो एक बार फिर कमसिन गधे पर टूट पड़ा। मैंने अंदाजा लगा लिया कि बदनसीब जानवर की पिछली टांगें टूट चुकी हैं। वो शाख की जरब खाकर उछलता तो बाएं जानब बुरी तरह डगमगा जाता था। गुलाम खान पर जैसे जुनून तारी था। गधी की पुश्त पर जरमे लगाते हुए वो चीखने लगा, बता कहाँ है वो कुल्हाड़ी जिससे मुझे कत्ल करने आया था? बता कहाँ छुपा दिया उसे? नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था। वो बिल्कुल टुन हो रहा था। उसकी बातों से पता चला कि वो गधे को साद खान कहकर मुखातिब कर रहा है और उस बेचारे की पिटाई भी बतौर साद खान ही हो रही है। साद खान गुलाम खान के बेटे का नाम था। परसों रात मैंने उसे जख्मी मां के सरहाने खड़े देखा था। बाद में उसने हमें अपनी मां पर गुजरने वाली मुसीबत की बिपता सुनाई थी। गुलाम खान ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर देसी शराब का अद्दा बरामद किया और चंद बड़े घूंट लेने के बाद फुनकारा, देखो जरा इस मां के लाल की तरफ। खुदाई ख्वार किस तरह घूरता है मुझको। मां का बदला लेगा मुझसे, मुझको कत्ल करेगा। इतनी ताकत है तुझ में, है इतनी ताकत? वो एक बार फिर कमसिन गधे पर पल पड़ा और उसकी चमड़ी उधेड़ने लगा। अब्बास खान और मैंने उसे बमुश्किल काबू किया और एक तरफ ले जाकर आग के सामने बिठाया।
ये आग खुद गुलाम खान ने ही जला रखी थी। करीब ही शराब की खाली बोतल और छिछोड़ी हुई हड्डियां पड़ी थी। गुलाम खान जो वाहिद तबाही बक रहा था, उससे अंदाजा हुआ कि सकीना की मौत के बाद वो जबरदस्त नफ्सियाती दबाव में है। उसका ख्याल है कि सकीना को नौजवान बेटा माँ की दर्दनाक मौत का बदला लेगा और घात लगाकर उसे जान से मार डालेगा। अपने ज़हन में रखसा खौफ के भूतों से निजात पाने के लिए वो इन वीरान पहाड़ों में चलाया था और शराब पीकर गुल गुबारा कर रहा था। किसी लकड़हारे का भटका हुआ ये गधा भी शामत्या माल के नतीजे में उस खूह तक आ गया था और अब गुलाम खान के दस्ते सितम का शिकार था। बेटे के हवाले से गुलाम खान के ज़हन में जितनी भी नफरत थी उसने बेगुनाह जानवर पर निकाली थी। हम गुलाम खान को उसके हाल पर छोड़कर जा सकते थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में बार बार यह ख्याल आने लगा था कि गुलाम खान हमें अपने दामाद शहबाज पहलवान के बारे में कुछ बता सकता है। जाहिर है उसे कुछ न कुछ तो मालूम होगा कि शहबाज उसकी बेटी को लेकर कहाँ गया है, क्योंकि ये वही गुलाम खान था जिसने 4000 रुपए के एवज अपनी बेटी पहलवान शहबाज को भेज दी थी। वो नशे में था और ऐसी हालत में इंसान अक्सर दिल की बात भी बाहर निकालना करता है। मैं गुलाम खान के करीब ही बैठ गया और गपशप करने लगा। उसकी सुई अभी तक गधे और उसकी मां पर अटकी हुई थी। वो दोनों को बेनुक्त सुना रहा था और बार बार छाती फैलाकर जख्मी गधे की तरफ लपकने की कोशिश करता था। ऐसे में अब्बास खां और मैं उससे बमुश्किल संभाल कर दोबारा आग के पास बिठाते थे। मैंने उसे शहबाज पहलवान की तरफ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जतन कामयाब नहीं होने दिया। वो हर बार शहबाज पहलवान की बात में से भी साद खां का जिक्र निकाल लेता था और गधे पर झपटने की कोशिश करता था। मसलन जब मैंने पूछा कि उसकी बेटी की शादी किस रोज हुई थी तो उसने जवाब दिया जुमे को हुई थी। जुमे की रात को ही मैंने ख्वाब में देख लिया था कि यह खंजीर का बच्चा मेरी जान का दुश्मन है। उसके दिल में आग भड़क रही है मेरे लिए। मैं कोई अपनी शादी तो नहीं कर रहा था, उसकी बहन का बोझ ही सर से उतार रहा था। ये क्यों लाल लाल आंखों से घूरता था मुझे? मैं कोई उसका दिया खाता हूँ? ये हरामी मेरा दिया खाता है। काफी देर उल्टी सीधी हाँकने के बाद वो एकदम निढाल होकर सो गया। उसकी आंख तकरीबन 1.5 घंटे बाद खुली। उस दौरान मैं और अब्बास खान नकरदा गुनाहों की सजा भुगतने वाले गधे को उस सकूबत खाने से महफूज दूरी पर पहुंचाए थे और थोड़ा सस्ता भी लिया था। जागने के बाद गुलाम खान ने होशो खुर्द की बातें शुरू की। उसका 3/4 नशा उतर चुका था। उसकी निगाहें बार बार मेरे चौड़े चिकले जिस्म पर फिसल रही थी। गालबन मेरे कद काट ने उसे मुतासर किया था। वो मुझे एक शिकारी की हैसियत से जानता था और उसी हैसियत से मुझे मुखातब भी कर रहा था। कहने लगा, यार तुम अच्छे भले समझदार बंदे हो। क्या रईस सादों की टोली के साथ खरगोश और मुर्गाबियां मारते फिरते हो? कोई बड़ा काम करो जिससे नाम हो और पैसा भी मिले। ऊपर पहाड़ों पर चले जाओ, कोई रीछ मारो, भेड़िया मारो, उकाब पकड़ो, कुत्तों के पीछे कुत्तों की तरह भाग भाग कर क्या मिलता है। उसकी उर्दू बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैंने कहा, लगता है शिकार से तुम्हें भी दिलचस्पी है। दिलचस्पी? वो बोला, हमारा तो उड़ना बिछोना ही शिकार है, लेकिन तुम्हारी तरह रईसों का खिदमतगार बन के पानी से मुर्गावियां नहीं निकालते हैं और ना ही उनके शिकारी थैले उठाते हैं। खुद शिकार किया है, कमाया भी है और ऐश भी किया है। गुलाम खान की निगाह दूर रस थी। लगता था वो बंदे के अंदर तक देख सकता था। कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम देहाती बंदी हो, किसी चक्कर में आकर इन रईस शिकारियों में फंस गए हो। मैंने उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए कहा, पेट ही सबसे बड़ा चक्कर है खान जी। बंदा रोटी रोजी की तलाश में क्या कुछ नहीं करता। वो ध्यान से मेरे तरफ देखने लगा। अब उसकी आंखों में नशे की धुन नहीं थी, उसकी जगह एक तेज तीखी चमक ने ले ली। वो बोला, सिगरेट होगा तुम्हारे पास? मैंने जैकेट की जेब से डिबिया निकाल कर उसके सामने रख दी। उसने सिगरेट सुलगाकर चंद तवील कश लिए और बोला, कहाँ के रहने वाले हो? मैं उस सवाल के लिए पहले से तैयार था। मैंने अपना फर्जी तारुफ करवाया, जिसके मुताबिक मेरा नाम एहसान इलाही था। मैं लाहौर में एक वर्कशॉप चलाता था। अब्बास खान मेरा पुराना दोस्त था। मैं उसके पास सदा आया हुआ था। अब्बास खान के अफसरों ने शिकार का प्रोग्राम बनाया तो मैं भी अब्बास खान के हमरा इस शिकार पार्टी में शामिल हो गया। गुलाम खान ध्यान से ये रुदाद सुनता रहा। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी रुदाद सुनने के बाद वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा। शायद अब्बास खान की वजह से चुप था। उसने अब्बास खान के साथ अभी तक खुलकर बात नहीं की थी और ना ही उसे खास अहमियत दे रहा था। गुलाम खान की हिचकिचाहट महसूस करते हुए मैंने अब्बास खान को बाहर भेजने का फैसला किया। खूह में चलती हुई आग अब सर्द पड़ चुकी थी। ईंधन के लिए अब्बास खान को बाहर भेजना हस्बेहाल था। मैंने उसे कहा कि वो बाहर से कुछ खुश्क लकड़ियां ढूंढ लाए। अब्बास खान बाहर चला गया तो गुलाम खान एकदम ढप पर आ गया। कहने लगा, यार तुम मेरे दिल को लगे हो। दिल चाहता है तुमसे ताल्लुक बना रहे। अगर तुम थोड़ा सा भरोसा कर सको तो मैं तुम्हें एक जबरदस्त मुनाफे का काम बता सकता हूँ। समझो चांदी के बदले सोना मिलने वाली बात है। मैं हमतन मुतवज्जा हो गया। वो बोला, बात नौसरबाजों वाली है, लेकिन मैं नौसरबाजी नहीं कर रहा। जो कह रहा हूँ सच्चे दिल के साथ कह रहा हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुम कहीं से 5-6 हजार का इंतजाम कर सको तो 2 रोज के अंदर मैं तुम्हें 3 गुना मुनाफा दे सकता हूँ। यानी तुम 6,000 दोगे तो मैं 18,000 तुम्हें दूंगा। दुनिया का बहुत सरगर्म देखा था। अब बंदे का लहजा पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। गुलाम खान का अच्छा या बुरा होना अलहदा बात थी, लेकिन वो खबीज जो कह रहा था दिल से कह रहा था। 2 दिन के अंदर 6 के बदले 18 कौन सी सोने की कान इसके हाथ लग गई थी। पहला ख्याल ज़हन में यही आया कि ये कोई गैर कानूनी काम होगा और गुलाम खान किसी हवाले से मुझे भी उसमें मुलव्वस करेगा।
वो जैसे मेरे चेहरे से दिल का हाल भांप गया, कहने लगा ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, और बड़ी बात यह है कि इस कानूनी काम में भी तुम्हें हाथ पांव नहीं हिलाना पड़ेंगे। बस रकम देकर आराम से बैठ जाओ और 2 रोज बाद 18,000 वसूल कर लो। क्या कोई खास सौदा मारने वाले हो? मैं उसकी आंखों में झांक कर बोला। तीर निशाने पर लगा था, वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। नहीं, हाँ चलो ऐसा ही समझ लो, लेकिन इस सौदे की तफसील मैं फिलहाल नहीं बता सकता, और मेरा ख्याल है तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने मुनाफे से गर्ज होनी चाहिए। 6,000 के 18,000 बनाने में मुझे भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी? पैसा कभी भी मेरी जरूरत नहीं रही थी, बल्कि अक्सर औकात उसकी मौजूदगी मेरे लिए परेशानी का बायस होती है। जेब भारी हो तो साथ ही मेरी तबीयत भी भारी होने लगती है। लेकिन गुलाम खान की बातों ने मेरा तजस्सुस उभार दिया था। आखिर वो कैसा सौदा था जिसमें वो इतने यकीन के साथ 2 रोज में 3 गुना मुनाफे की पेशकश कर रहा था? मैंने गुलाम खान की भूरी आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा, अगर मैं 6,000 रुपया तुम्हें अभी फराम कर दूं तो? उसकी आंखों में हरीस चमक नमदार हुई। उसने जल्दी से अपनी रस्ट वॉच पर निगाह उड़ाई और जोश से बोला, अगर तुम अभी 6,000 दे दो और सूरज डूबने से पहले पहले हम बागड़ खेल पहुंच जाएं, तो कल दोपहर तक मैं 18,000 नक तुम्हारी जेब में डाल सकता हूं। कहो कभी ऐसा बंदा मिला है तुम्हें? वो बड़े फखरिया अंदाज में गर्दन अकड़ा कर मेरी तरफ देखने लगा। अब्बास खान वापस आ गया था, इसलिए हमें गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। अब्बास खान के आने से बुझती हुई आग को फिर ईंधन मिल गया और उसके साथ ही खूह में खुशगवार हरारत जाग गई। हम आलू वाले पराठे और लसूड़े का अचार पड़ाव से ही लेकर आ रहे थे। दोपहर होने वाली थी, इसलिए खाने से फरागत पा ली गई। गुलाम खान अब्बास की मौजूदगी से कुछ हिचकिचा रहा था। मैंने एक तरफ ले जाकर उसे समझाया कि मेरा ये दोस्त सीधा साधा बंदा है, इसकी वजह से फिक्रमंद होने की कतई जरूरत नहीं। तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे साथ अकेला ही हूँ। गुलाम खान की पूरी तरह तसल्ली तो नहीं हुई। बहरहाल वो अब्बास को अपने साथ ले जाने पर आमादा हो गया। हम तकरीबन 3 बजे उस खूह से बरामद हुए और पुरपीज रास्ते पर सफर करते शुमाल की तरफ बढ़ने लगे। हमारी मंजिल बागड़ खेल थी।